अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम। प्रोग्राम है यू आस्क्ड फॉर इट। हर जुम्मतुल मुबारक की शाम को हम आपकी खिदमत में पेश होते हैं विलिंग वेज से। शुरका में डॉक्टर सदाकत अली मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं, CEO हैं विलिंग वेज के और एडिक्शन साइकियाट्रिस्ट हैं, और हमारे दीगर तमाम साथी भी यहाँ पे मौजूद हैं जो कि विलिंग वेज टीम का हिस्सा हैं। मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मगर आज सर जो मौजू हम चुन के लाए हैं प्रोग्राम के लिए, वो हमारा जो कोर प्रोग्राम्स हैं, जैसे हम एडिक्शन की बात करते हैं, सब्सटेंस अब्यूज़ की बात करते हैं, या अल्कोहलिज़म की बात करते हैं, या फैमिली डायनामिक्स में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी बात करते हैं, किस तरह से इंटरेक्शंस होते हैं, हम उससे ज़रा सा हट के आज बात करें। क्योंकि हमने कुछ अर्सा पहले, लगभग शायद 6 माह गुजर चुके हों, हमने एम्बेज़लमेंट जो कंपनीज़ में होती है उस पर भी, कॉर्पोरेट जो साइकोलॉजी है और कॉर्पोरेट प्रॉब्लम्स जो हैं उन पे बात की थी। आज जो हम बात कर रहे हैं वो मुआशरे का एक ऐसा पहलू है जो जिसका कोई ना कोई कभी ना कभी शिकार ज़रूर हुआ है, मगर उस पर ज़्यादा खुल के बात नहीं होती। और वो पहलू ये है कि पहले तो मैं उसकी एक माइक्रो पिक्चर बताऊंगा और फिर मैक्रो और स्पेसिफिक पिक्चर। माइक्रो पिक्चर ये है सर, डॉक्टर साहब, कि हमारी ज़िंदगी बड़ी मज़े में गुजर रही है, कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है, और हम जो है चैन की बांसुरी बजा रहे हैं, और हम ये चाहते हैं कि चैन की बांसुरी ही बजती रहे और इससे ऐसे सुर फूटते रहें जो बड़े बेहतरीन हो। मगर वन फाइन डे एकदम ना सिर्फ बारिश पड़ती है, मूसलाधार बारिश पड़ती है, बल्कि ओले भी पड़ते हैं और हमें लगता है कि हमने अभी अभी सर मुंडाया है। तो ज़िंदगी जो है, उसका जो सॉफ्टवेयर है, आप ख़ुद बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और आप ये बात कहते भी रहते हैं कि अगर बिल्कुल प्रॉब्लम्स ही कोई ना आए तो इंसान थोड़ा सा रस्टी हो जाता है। एक ये इसका सॉफ्टवेयर है कि थिंग्स आर गोइंग फाइन एंड देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम, सो वॉज द नॉर्मेल्सी दिस, कि कोई प्रॉब्लम ना हो, या नॉर्मेल्सी ये है कि प्रॉब्लम 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 क्राइसिस, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। तो यानी ये अगर नॉर्मेल्सी है, वन इज़ दिस। अनदर स्पेसिफिक थिंग दैट समबडी हैज़ आस्क्ड अस, इनबॉक्स की है, वो ये है कि मैं तो लोगों के साथ फेयर डील करता हूँ, मैं तो हर चीज़ सही तरीके से चलता हूँ। ये लाहौरी का मसला है जिन्होंने हमसे डिस्कस किया है। मगर कुछ लोग ऐसे हैं जो एंटाइटलमेंट ले लेते हैं कि ये जो आपकी प्रॉपर्टी है, ये जो आपका, जहाँ पे आपका एक प्लॉट है, ये दरअसल हमारा है, और रातों रात जब सुबह उठते हैं तो उसके इर्द गिर्द दीवार बनी होती है, या वहाँ पे कोई लोग आके बैठे होते हैं, और आप उनको किसी भी तरह से पुलिस के ज़रिए या अपने कागजात दिखा के माइल करने की कोशिश करें, उनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि जनाब आपको गलतफहमी हुई है, आप किसी ख्वाब गफलत से बेदार हुए हैं, असल में ये आपकी प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो किसी और की प्रॉपर्टी है। तो वो जान छोड़ने को तैयार ही नहीं होते, बिल्कुल ऐसे उस प्रॉपर्टी को पकड़ लेते हैं जैसे रीछ जो है वो किसी को पकड़ लेता है, कंबल की तरह से वो उसके ऊपर हावी हो जाते हैं कि कंबल तो छोड़ता है, हम तो छोड़ते हैं, कंबल नहीं छोड़ता। डॉक्टर साहब, ये एक मुआशरे का मुख्तलिफ़ सतह पे मसला है कि लोगों की मुख्तलिफ़ प्रेशियस चीज़ें लोग गस्ब करने के चक्कर में होते हैं। जैसे हमने उसमें एम्बेज़लमेंट की बात की थी, मुआशरे में गस्ब करना, अपनी हदूद से तजावुज़ करना, ट्रेस पासिंग करना, किसी की चीज़ छीन लेना, धौंस से, धांधली से, जहाँ किसी का जो दाव पेच लग जाए उस तरह से, इस चीज़ से कैसे निपटा जाए। क्योंकि जिन साहब ने हमसे, अब्दुल वदूद साहब ने कांटेक्ट किया और बताया, वो कहते हैं मैं इंतहाई डिस्ट्रेस में हूँ, मैंने काम काज सारे छोड़ दिए हैं, मैंने मुख्तलिफ़ दरवाज़े खटखटाए हैं, मुझे रिलीफ़ नहीं मिला, मुझे तो दिल कर रहा है कि पाकिस्तान छोड़ के चला जाऊँ, कोई नया पाकिस्तान नहीं, ये वही पुराना पाकिस्तान। अच्छा, आप ऐसे लग रहा है जैसे आप मेरी कहानी भी बयान कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा मेरे साथ कई दफ़ा हो चुका है। लेकिन फिर हम अपना जो भी चीज़ छिन जाती है उसको वापस भी हासिल कर लेते हैं। मैंने बारहा ऐसे किया, और पहले मैं सोचता था कि ये कोई ख़ास तौर पर मुझ पे नज़र करम है और मेरे साथ ही ऐसा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता चला कि नहीं, सबके साथ होता है और लोग आम तौर पर ख़ामोश होकर बैठ जाते हैं।
लोग जो है इसको किस्मत का दिया समझ लेते हैं और बात को उठाते नहीं, हक सच की आवाज़ नहीं उठाते। लेकिन मेरे साथ ऐसा कई दफ़ा हुआ, मैंने हमेशा आवाज़ उठाई और कामयाबी से छीनी हुई चीज़ को वापस हासिल किया। बल्कि आजकल भी एक ऐसा मसला दरपेश है जिस पे हम बात करेंगे, लेकिन पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ जब कभी ऐसा होता है, कोई अचानक उफ्ताद आन पड़ती है जब जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता, तो हम बहुत देर इस बात में गलताओं व पेछा रहते हैं कि जब हमने कोई कसूर नहीं किया तो फिर ऐसा हुआ क्यों। तो बात यह है कि अगर हम कसूर नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें मसाइल नहीं आएंगे। कसूर करेंगे तो ज़्यादा मसाइल आएंगे, कसूर नहीं भी करेंगे तो भी मसाइल आएंगे। वो एक थाने के बाहर सर्दियों के दिनों में थानेदार साहब बैठे थे अपने लाओ लश्कर के साथ, अपने मातहतों के साथ, और धूप सेक रहे थे। इतनी देर में एक सादा लो बंदा कहीं से वहाँ आया और उनके सामने से गुज़रा, तो थानेदार साहब ने अपने एक मातहत को कहा कि इन्हू फाड़ के ले आओ। तो वो उसे पकड़ के ले आए, कहते हैं उन्होंने लम्मा पाओ। तो वो फ़ौरन उन्होंने हुक्म की तामील की और उसे लिटा दिया। कहते हैं उन्होंने एक पांजा लाओ, दबे 5 जूते इसको मारो। तो उन्होंने कस के 5 जूते उसको मारे और फिर फरमाया कि अच्छा आप जाओ। तो वो उठ के खड़ा हो गया, कहते हैं ये जो कार्रवाई सारी आपने की है ये सरकारी कार्रवाई है, मैं कार्य सरकार में कोई मुदाखलत तो नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चूँकि इंफॉर्मेशन का राइट तो है, तो मैं ज़रा पूछना चाहता हूँ कि मेरा कसूर क्या है। फर्द जुर्म भी आयद कर दें। कहते कसूर क्या है। तो थानेदार साहब ने फरमाया कि अगर तुसी कसूर नहीं करोगे तो फिर असी वेले बैठे रहेंगे। तो बाज़ औक़ात ऐसी भी सूरत हाल होती है कि हमारा कोई कसूर नहीं होता, लेकिन दूसरे लोग ज़रा फुर्सत में होते हैं, और जो लोग इस तरह के एडवेंचर्स में पढ़ते हैं उनके अंदर एक एरोगेंस होती है, वो एक एंटाइटलमेंट होती है किसी और वजह से। वो समझते हैं कि उनका हक़ है कि वो तजावज़ करें और उनको गिल्ट कोई नहीं होता, और वो पराया माल अपना समझते हैं। ये उनकी एक पर्सनैलिटी का डिसऑर्डर होता है जो कि उनके जीन्स में चल के आ रहा होता है, और दूसरे लोगों को उससे बड़ी तकलीफ़ पहुंचती है, और वो दूसरे लोगों को सताते हैं और उसमें कामयाबी समझते हैं और अपनी कामयाबियों के फिर वो गुन गाते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारे मुआशरे में बहुत आम है, लोगों की जायदाद पे या लोगों के प्लॉटों पे या लोगों की चीज़ों पे कब्ज़ा करना। और यह हैरत अंगेज़ तौर पर जो तरक्की याफ्ता ममालिक है, वहाँ अगर आप किसी को कहें कि फ़लाँ ने फ़लाँ मुल्क में किसी प्लॉट पे कब्ज़ा कर लिया, तो उनको ये बात समझ में नहीं आएगी। जैसे जापान में लोगों को समझ में नहीं आता कि दूसरे मुल्कों में लोग झूठ कैसे बोलते हैं, उन्हें झूठ बोलना नहीं आता। सर उनको यहाँ बुलाएं ना, हम सिखा देते हैं। मिसाल के तौर पर इंग्लैंड में अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको कोई पता करने की ज़रूरत नहीं है कि इस प्रॉपर्टी का टाइटल क्लियर है कि नहीं है। आपका एक वकील होगा और जो बेचने वाला है उसका एक वकील होगा, दोनों आपस में मामला सेटल करेंगे। आप पेमेंट वकील को करेंगे, वकील दूसरे वकील को करेगा, और पेमेंट जो है वो सेलर के पास चली जाएगी। और हर चीज़ चेक करना उनकी ज़िम्मेदारी होगी, ताकि दीवारों के अंदर जो वायरिंग है उसकी क्या हालत है ये भी वो चेक करेंगे। और उसके बाद जब हर चीज़ ठीक होगी तो टाइटल चेंज होगा। ये जो आप बात कर रहे हैं कि प्लॉट का छिन जाना, अभी तो लोग ऐसा सोचने लगे हैं कि कोई प्लॉट लेना ही नहीं चाहिए। बाद लोग ये भी कहते हैं कि बना बनाए घर ले लेना चाहिए, या प्लॉट ले तो फ़ौरन 4 दीवारी करें वरना ये छिन जाएगा। और कब्ज़ा माफिया जो है मुल्क में, ये नाम बड़ा आम सुनने में आता है। मज़ेदारी की बात है कि जो कब्ज़ा माफिया होते हैं वो सबसे पहले दूसरों को कब्ज़ा माफिया कह के तो उनको डिमीन करते हैं। जैसे जब चोर ही चोर का शोर मचाने लगें तो फिर उनको थोड़ा सा इम्यूनिटी मिल जाती है जो चोर होते हैं। इसमें मैं 1-2 बातें करना चाहूँगा कि हम अक्सर बाहर, अपने मुल्क से बाहर ऐसे कहते हैं राम राम जपना पराया माल अपना। दूसरा ये है कि लैंड माफिया, कब्ज़ा माफिया, ये जितने भी लोग हैं, हम चाहे उनका नाम न लें,
मगर किसी न किसी की कोई पार्टी एफिलिएशन होती है, बिग टाइम पॉलिटिकल पार्टी एफिलिएशन होती है, या उनके बड़े बड़े नाम हैं, वो बड़े कार खैर के भी काम करते हैं, उसको वो धोना धोते हैं। मगर पता तो हम सबको है ना कि कौन कब्ज़ा माफिया में है। दीज है बिग मगरमच्छ, मगर कुछ छोटे जो है ना टिड्डे मगरमच्छ भी हैं, वो भी ये प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, प्रेशर ग्रुप्स। किसी न किसी वजह से उनका आपस में रिश्ता नाता बनता है, या उनका किसी नज़रिए की वजह से रिश्ता नाता बनता है, या उनका किसी इलाके की वजह से रिश्ता नाता बनता है, और लोग 100, 200, 300, 400 जब इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक दूसरे के धड़े के तौर पर एक दूसरे का साथ देते हैं, और वो ये नहीं देखते कि किसी ने सही कहा या गलत कहा, वो ये देखते हैं कि बंदा मेरे धड़े का है कि नहीं। और आप देखते हैं कि बहुत से ऐसे लोग माशरे में पाए जाते हैं कि जो उस धड़ेबंदी का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। ये धड़ेबंदी सियासी लेवल पे भी होती है, ये फ़िरका वराना लेवल पे भी होती है, ये मजहबी लेवल पर भी होती है, और कुछ चीज़ें हैं जो कि किसी के ख़िलाफ़ अगर उछाल दी जाएं तो समझें उसका बाकी कुछ नहीं बचता। यानी एक इज़्ज़तदार आदमी के बारे में जब कोई ख़ास फ़िक्रे बोले जाते हैं जिन्हें हम कीचड़ उछालना कहते हैं, तो एक दफ़ा कीचड़ उछल जाता है तो फिर वो कहते हैं ना, दाग तो अच्छे होते हैं, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। दाग अच्छे नहीं होते, ना ही दाग धुलते हैं। आप कितना भी अच्छा डिटर्जेंट इस्तेमाल करें तो दाग फिर भी रह जाता है। इसलिए अपने आप को बचा के रखना तो हम सब की अपनी ज़िम्मेदारी है। और अगर कभी कोई मुसीबत आ जाती है तो सबसे पहली बात है कि हमें इस सोच में से निकलना होगा कि ऐसा हुआ ही क्यों। ऐसा इस दुनिया के सॉफ्टवेयर में है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाएगी, और लोग जो हैं हमेशा हाई हैंडेडनेस का मुजाहरा करेंगे। जंगल के ज़माने से आप देखते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की जाती है, जबकि आज की महज़ब दुनिया में ये कानून जो है पीछे रखा जा रहा है, और सही और गलत के दरमियान फ़ैसले करके दुनिया में सही का बोलबाला करने की कोशिश की जा रही है। सर हम कंटिन्यू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, और ब्रेक से जब पलट के आएंगे तो यही जो बात आप कर रहे हैं उसमें मैं ये पूछना चाहूँगा कि ये पेटी प्रा कौन होते हैं और ये पीर भाई कौन होते हैं। हमारे साथ रहेगा, प्लीज़ स्टे विद अस। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात ये है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है, तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है, और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं, और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है, और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। ख़वातीन हज़रात, खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, क्योंकि मौजू ऐसा है कि बहुत से लोगों को इससे बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि चीज़ें हासिल करना, उनके लिए तगो-दो करना, उनको एक लेजिटिमेटली हासिल करना बहुत आसान, और किसी का हड़प कर जाना जो है ना किसी और का, वो बहुत तकलीफ़ दे होता है। हमने आज डॉक्टर साहब कुछ जो है ना थोड़ा सा मौसीकी का भी बाकायदा बंदोबस्त किया है। हमारे साथ मिस नादिया शेख हैं, हमारे विलिंग वेस की टीम में आपने ही इन्हें हायर किया है, और बड़ी अच्छी गुलकार हैं। सुल्तान साकिब साहब तो पहले से मौजूद हैं, और उधर असद अस्कर साहब कीबोर्ड पे हैं, जो कि पीछे जो हमें बैकग्राउंड म्यूज़िक भी दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुझे जो हम जाने से पहले 2-3 बातें जहाँ पे जिस रुख पे हम थे,
एक तो ये बात है कि हम जिस भी शोबे में होते हैं ना डॉक्टर साहब, धड़ेबंदी की बात से कह रहा हूँ, हम ये यकीनन समझ लेते हैं कि अगर हम डॉक्टर्स हैं और अगर किसी डॉक्टर ने कोई गफलत की है तो हम उसको प्रोटेक्ट करें। अगर कोई जर्नलिस्ट है तो वो जो है अपने जर्नलिस्ट को प्रोटेक्ट करे। अगर कोई वकील बरादरी से है तो वो उसको, इवन दो दे नो दैट दिस पर्सन इज़ अ कल्प्रिट एंड इज़ गिल्टी ऑफ मिसडिमीनर। इसी तरह से डॉक्टर साहब कई दफ़ा पुलिस के महकमे, यूनिफॉर्म्ड जो लोग हैं उनके महकमे, वो कहते हैं भाई वो सर ऐसा हुआ कि एक थानेदार साहब का आपने जिक्र किया, तो थाने में इसी तरह बैठे हुए थे तो बहुत से लोग आ गए, तो उन्होंने कहीं छापा मारा किसी मज़ार वगैरह पे, तो वहाँ पे लोग जो है कुछ गलत हरकतें भी कर रहे होते हैं, कोई ड्रग्स यूज़ कर रहा होता है, कोई ऐसे जो गलत अनासिर होते हैं, तो उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने कहा भाई तू कौन? उन्होंने कहा जी मैं फ़लाने पीर दा मुरीद हाँ। मैंने कहा अंदर करो, इन्हों गलत बंदा। इस तरह दूसरे से पूछा, उन्होंने कहा मैं फ़लाने पीर दा मुरीद हाँ। 3-4 बंदे फ़ौरन हवालात में बंद। 5वां जो पीछे आराम से बैठा हुआ था बड़े सुकून से, तो उसने कहा भाई तू कौन है? उन्हें कहा जी मैं रन मुरीद हाँ। उन्हें कहा पेटी पराया नू जान दे चाह प्यो है नू। तो जो अपने धड़े के लोग होते हैं, लोग उनको कहते हैं इनको जाने दें। एक तो सर इस टेंडेंसी के ऊपर ज़रा जो है रोशनी डालिएगा। दूसरे सर हम ये समझते हैं कि अब दौर जो है वो कवानीन का दौर, हम शहरों में रहते हैं, हम जो है अब जंगल का कानून ख़त्म हो गया है, नोबडी इज़ अबव द लॉ, बट येट पीपल डू दिस एंड सच बिहेवियर्स। देखिए इसका ताल्लुक तारीख़ से जुड़ा हुआ है, और अगर आज भी इसकी आप झलक देखना चाहते हैं कि लोग धड़े का साथ देते हैं, तो आपको गांव में या पसमानदा इलाकों में ये चीज़ बहुत देखने में मिलेगी, और जो महज़्ज़ब दुनिया है वहाँ ये चीज़ देखने में नहीं मिलेगी। लोग हक सच की बात कहेंगे और हर मौके पे कहेंगे। अपने घर वालों के हवाले से भी जब लोग बात करेंगे तो महज़्ज़ब दुनिया में लोग हक सच की बात करेंगे, अगरचे हक सच की बात करते हुए शोर शराबा करना ज़रूरी नहीं। आप हक सच की बात करते हैं और फिर खामोश आप हो जाते हैं। अगर देखा जाए तो दुनिया में शुरू में हर चीज़ पे कब्ज़ा ही हुआ करता था, और हत्ता के इंसानों पे कब्ज़ा कर लेते थे। एक ग़ुलामी का दौर था जो माजी करीब में ख़त्म हुआ, और लोग जो है एक दूसरे को ख़रीद लिया करते थे। आज दुनिया में कभी भी किसी शहर में ये लीगल नहीं है कि कोई किसी दूसरे इंसान को ग़ुलाम बनाए। सो इसी तरह ये कब्ज़े का दौर भी गुज़रता जा रहा है, और अब लोगों का एक महज़्ज़ब दुनिया में किसी और की ज़मीन या प्लॉट या किसी चीज़ पे कब्ज़ा करना उस तरह मुमकिन नहीं रहा। लेकिन लगता है कि जब कब्ज़ा हो गया है तो लगता है कि ये चीज़ हमसे छिन गई है, जबकि ऐसा ज़रूरी नहीं। चीज़ जिसकी होती है वो उसी की होती है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि चीज़ें छिनती नहीं हैं, लोग हिम्मत छोड़ जाते हैं, दस्तबरदार हो जाते हैं, लोग दस्तबरदार हो जाते हैं। एफर्ट करनी पड़ती है, जैसे आपने बताया कि लैंड माफिया अगर है और बहुत बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसीजर है, एंड एट द सेम टाइम उनको एक दुख भी तो होता है ना कि उनकी चीज़ छिन गई होती है। सो इतनी मुश्किल रास्ते में तो लोग चूज़ करते हैं आसान रास्तों, तो उनको लगता है ठीक है कि ये फिर अल्लाह पूछे या इस तरह की कोई बात करके वो विड्रॉ कर जाते हैं। मिस शुमाइला की इस बात को थोड़ा सा मैं सर, और ये भी बताइएगा कि क्या जब हम स्टेप बैक करते हैं एक मुहाज पे, एक जगह जो हमारा लेजिटिमेट राइट होता है दस्तबरदार, तो कहीं ऐसे ट्रैप में नहीं पड़ जाते कि फिर हम पीछे से पीछे दीवार को लग जाए? अवॉइडेंस ही हमारा बिल्कुल सही है कि जब हम अवॉइडेंस करने लगते हैं तो हम बाज़ औक़ात बहुत छोटी छोटी चीज़ों में भी हिम्मत हारने लगते हैं। अच्छा, अब अगर आप लैंड माफिया की बात करते हैं या कब्ज़ा ग्रुपों की बात करते हैं तो फ़ौरन ज़हन में ये तस्वर आता है कि आप उनके साथ जो है दंगा मुश्ती करेंगे या खून खराबा करेंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि दूसरे के एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ में आप घुस जाएं, क्योंकि जो लोग कब्ज़ा माफिया होते हैं उन्होंने बदमाश पाले होते हैं और वो हाथापाई में और मार कुटाई में और खून खराबे में बहुत माहिर होते हैं, और उनका ये दिन रात का धंधा होता है। तो आप कभी भी दूसरे के एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ में नहीं जाते, आप अपनी स्ट्रेंथ जो है किसी और जगह तलाश करते हैं, जैसे कि कानून में, जैसे कि पुलिस के साथ आप बातचीत करते हैं, जैसे कि अवाम में आप प्रोपेगेंडा करते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बड़ी ताकत होती है दुनिया में अल्लाह के बाद,
वो अवाम की ताकत होती है और सब गैलरी के लिए प्ले करते हैं। हर किसी को अवाम में नेक नामी की ज़रूरत होती है। तो जब भी हमारे साथ कोई जुल्म होता है तो एक ऑडियंस होता है जो आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि ये हैं नाजरीन जिनके सामने हमने अपने केस को पेश करना है। जैसे पंचायत में अगर 40-50 लोग हैं और आप अपना नुक्ता नज़र पेश करते हैं और बात आपकी किसी के दिल में उतर जाती है तो आप समझे कि पंचायत पांसा पलटते हुए देर नहीं लगाती। और अभी भी ये ज़मीनों का मामला या कब्ज़े का मामला जो है थाना कोर्ट कचहरी के अलावा पंचायतों में भी सामने जाता है। और मैंने ऐसा देखा है कि पंचायत के सामने अगर आप सच्चे हैं और अपना नुक्ता नज़र अच्छे तरीके से पेश करते हैं तो ये बड़ा फ़ायदेमंद काम है। लेकिन असल बात यह है कि वो जो हम हिम्मत हार जाते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ क्यों, मायूसी में उतर जाते हैं, अवॉइडेंस में चले जाते हैं या उस नुकसान को कबूल कर लेते हैं, तो ये नुकसान यहीं तक महदूद नहीं रहता बल्कि फिर आप और भी नुकसान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, यानी अपनी छीनी हुई दौलत को या प्लॉट को या मकान को आप वापस हासिल करना चाहते हैं, तो उसकी पहली शर्त जो है वो बहुत कड़ी शर्त है कि आप खुश दिली से आगे बढ़ें और एडवेंचर समझ के आगे बढ़ें और उसके एक एक लम्हे को एंजॉय करने के लिए तैयार हो जाएं। अगर आप इसे कोई स्यापा समझ के अपने हक़ को हासिल करने की कोशिश करेंगे या मुसीबत समझ के या बेचारगी समझ के या विक्टिम स्टांस के साथ, तो फिर आप समझ लें कि कुछ दिनों के बाद आप चोक कर जाएंगे और फिर टैंक कर जाएंगे। इस स्टेटमेंट से एक एग्जेक्टिव स्किल आ रही है जिसको स्ट्रेस टॉलरेंस कहते हैं, जो कि इसका डेफिनेशन है कि रोलिंग विद द पंचेस, कि आप लाइफ में स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कैसे थ्राइव करेंगे। सो मेरे ख्याल से वो हम सबको यूज़ करनी चाहिए जब भी हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हो। बिल्कुल सही बात है। मैं यहाँ बॉक्सिंग की मिसाल दूंगा कि अगर कोई शख्स बॉक्सिंग रिंग में खड़े होके राउंड पूरे कर सकता है और गिरता नहीं है, पंच खाने के बाद गिरता नहीं है, तो फिर रेफरी जल्द ही उसका हाथ खड़ा करके उसको विनर करार दे देता है। सो सबसे पहली बात है कि मोरल जो है वो अपना कायम रखना, और उसके लिए आपको अपने जैसे दूसरे इंसानों से मामलात आगे बढ़ाने की ज़रूरत होती है, आपको बातचीत करने की ज़रूरत होती है, और अगर आप हक सच पर हैं तो ज़्यादातर लोग आपका साथ देंगे। लेकिन वो जो मैं जंगल के ज़माने की बात कर रहा था, क्योंकि अज़ल से इंसान कब्ज़ा करता आया है चीज़ों पर, तो ज़मीनों पर भी दुनिया में माजी करीब तक यही तरीका था कि कोई जगह खाली पड़ी है और कोई शख्स जाके उस पर कब्ज़ा कर लेता है, तो यहाँ से लोगों की ज़मीनों का आगाज़ होता है। अगर पाकिस्तान में भी आप उन लोगों की हिस्ट्री तलाश करें जिनके पास बेपनाह ज़मीनें हैं, मुरब्बों के मुरब्बे ज़मीनें हैं, जिनकी ज़मीनों में से कई कई रेलवे स्टेशन पाए जाते हैं जब ट्रेन गुज़रती है, तो आप अगर उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो उनके आबा अजदाद ने भी उन ज़मीनों पे कब्ज़ा किया था, और फिर किसी न किसी ऐसे हुक्मरान की मदद से जिसके कोई वेस्टेड इंटरेस्ट थे, जैसे कि अंग्रेज़ हुक्मरान थे तो उनके यहाँ वेस्टेड इंटरेस्ट थे, और वो जो कब्ज़ा करने वाले तगड़े लोग थे तो उनके सर पे वो दस्ते शफ़क़त रखा करते थे। और फिर यूँ होता है कि जो निज़ाम है, जैसे पटवारी का निज़ाम या लैंड रेवेन्यू का निज़ाम, तो उसमें फिर पटवारी जो कि खुशामद पसंद या कमज़ोर लोग होते हैं, तो उनको कुछ रुपया पैसा दे के, कुछ रोब दिला के, तो उनसे कोई फ़र्द बनवा लेनी, फिर एक आध जनरेशन गुज़रनी, फिर उस जगह के करीब से कोई सड़क गुज़र जाती है, फिर वो वहाँ कोई शहर बन जाता है, तो ज़मीनें कीमती हो जाती हैं। तो ओरिजिनली ज़्यादातर जो लोग हैं जो ज़मीनों के मालिक हैं, आप अगर उनकी खोज लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी भी ज़्यादातर लोग जिन ज़मीनों के मालिक हैं वो ड्यूली ख़रीदी हुई ज़मीनें नहीं हैं, वो कमाई हुई ज़मीनें नहीं हैं। यहाँ पे फिर जब लोग अपनी जायज़ आमदनी से कोई अपनी ज़रूरत के तहत ज़मीन ख़रीदते हैं, तो उस ज़मीन की भी हिस्ट्री ऐसे होती है जैसे इंसानी नस्लों की हिस्ट्री होती है। जैसे हम सब लोगों के आबा अजदाद होते हैं, तो उन ज़मीनों के पीछे भी एक ऐसी हिस्ट्री होती है कि कई मालकान होते हैं, और वो इस तरह नस्ल दर नस्ल ज़मीनें मुंतकिल हो रही होती हैं कि कभी वो वरासत के कानून के तहत
मुंतकिल हो रही होती हैं और कभी पसंद नापसंद के तहत वो मुंतकिल हो रही होती हैं, कभी तासबात के तहत मुंतकिल हो रही होती हैं। जैसे एक बाप है तो वो अपने 2 बेटों को पसंद करता है और 3 बेटों को पसंद नहीं करता, तो वो अपनी ज़िंदगी में उनको ज़मीन दे देगा, लेकिन जब वो दुनिया से चले जाते हैं तो फिर जिनका हक़ नहीं मिला होता तो वो कोर्ट कचहरी में जाके फ़ैसले कराते हैं, और उसमें भी एक आध नस्ल जब गुज़र जाती है तो बात जब पुरानी हो जाती है तो हक़ ज़्यादा जताना मुमकिन हो जाता है। और ज़्यादातर बेटियों को जायदाद में हिस्सा जब नहीं दिया जाता और वो कमज़ोर होती हैं और वो बात नहीं कर सकती, तो वो चुपके चुपके वक्त गुजारती हैं। फिर जब उनकी शादी हो जाती है और उनके मियाँ आ जाते हैं, फिर उनके बच्चे आ जाते हैं, फिर 1-2 जनरेशन भी गुजर जाती हैं, तो फिर किसी कोर्ट में दावा किया जाता है एक ऐसी ज़मीन के बारे में जो कि चौथे हाथ बिक चुकी है और जिसकी कोई प्रॉपर रजिस्ट्री होती है और जिसकी गारंटी हुकूमत देती है कि ये ज़मीन आपकी है। तो वो अदालतों से फिर एक्स पार्टी फ़ैसले लिए जाते हैं और यकदम एक दिन इंसान को पता चलता है कि जो ज़मीन उसने अपनी मेहनत की कमाई से ख़रीदी थी उस पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, और किसी एंटाइटलमेंट के तहत पुलिस के साथ जाके मिल गए और पुलिस को कहा कि हमारा फ़लाँ बेटा पुलिस में था, वो शहीद हो गया था, या हमारे वालिद पुलिस में थे। तो जो पेटी बंद भाई का तस्वर है, जो इस तरह एंटाइटलमेंट मिलती है या फोर्सेस से ताल्लुक़ हो, तो फोर्सेस का कोई असर और रसूख इस्तेमाल करने की कोशिश की, और कोई ऐसी नेक नामी जो जायज़ तौर पर उनके ख़ानदान में किसी ने कमाई होती है, उसका इस्तेमाल एक ऐसा बंदा कर रहा होता है जिसने ऐसी कोई खिदमत अंजाम नहीं दी होती, और फिर बातों को बढ़ा चढ़ा के बयान करना। और इस क्वेश्चन आ रहा था कि मसलन फोर्सेस हो या पुलिस हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, जो भी फोर्स हो, इन्होंने तो मुल्क या वतन की मिट्टी के लिए कुर्बानियाँ दी है ना, न कि लोगों के ज़मीनों पर या उनकी जायदाद पर कब्ज़ा करने के लिए कुर्बानी दी है, इस्तेहसाल के लिए नहीं। इस्तेहसाल के लिए। देखिए, जो लोग शहादत हासिल करते हैं उनका तो मकाम ही बड़ा ऊंचा है। वो दुनियावी चीज़ों, मादी चीज़ों या जाहो जलाल के कायल नहीं होते, वो वफा के पुतले होते हैं, वो कुर्बानी के पैकर होते हैं, और वो इस दुनिया से जाते हैं तो हम कहते हैं कि वो जाते नहीं, वो यहीं कहीं होते हैं, हमें उनकी हस्ती का इदराक नहीं होता। लेकिन उनके कुर्बो जवार में ऐसे लोग होते हैं जो कभी किसी कुर्बानी का हिस्सा नहीं रहे होते, और वो रिश्ते नातों का एहसास दिला के उसकी एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, इस्तेहसाल करते हैं, और उन्हें बातों को ब्लो अप करना आता है, और वो तरीक़ाकार ऐसा सीख लेते हैं जिससे कि दूसरों की चीज़ों को छीनना आसान हो जाता है। क्योंकि ज़्यादातर जो भले लोग होते हैं, जो मेहनत से दौलत कमाते हैं या मेहनत से कोई चीज़ ज़िंदगी में हासिल करते हैं, उनके अंदर इतनी लुत्फ़ नहीं होती, इतनी चालाकियाँ नहीं होती, वो स्ट्रीट स्मार्ट भी बाज़ औक़ात नहीं होते, और जो लोग फारिग लोग होते हैं उनको बड़े बड़े तरीके आते हैं, और जो लोग इन राहों पर चल पड़ते हैं तो यही काम उन्हें करना, ये छीना झपटी की जो राहें हैं, ये जब इस पे कोई चल पड़ता है तो आगे चल के वो इसी में एक्सपर्ट हो जाता है। उसे बैक स्टैबिंग भी आ जाती है, और दूसरों को मिलाइन करना भी आ जाता है, दूसरों के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना भी आ जाता है। और फिर आप जानते हैं कि जब एक इंसान जाके पहले बात करता है तो उसकी बात का असर भी लिया जाता है। जैसे पुलिस के पास अगर कोई पहले जाता है, या इंसाफ के कटहरे में या अदलिया में कोई पहले जाता है मुद्दई बन के, तो ये अज्यूम किया जाता है कि जो आया है इसके हाथ साफ़ होंगे और ये हक सच पे होगा। हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं होता। आपने देखा होगा बचपन में जो बहन भाइयों में से भी एक है बड़ा कोई चालाक किस्म का, तो वो ज़रा सी बात पे बाँ कर उठता है और माँ बाप को जाके शिकायत लगाता है, और माँ बाप फ़ौरन उसके बड़े बहन भाइयों के पीछे पड़ जाते हैं कि तुम इस छोटे बहन भाई को क्यों तंग कर रहे हो, और बाद में पता चलता है कि सारी मस्ती वो छोटा कर रहा था। सो बाज़ औक़ात जब तक दूध का दूध पानी का पानी ना हो जाए हम नतीजों पर नहीं पहुँच सकते। सो ये सबसे पहला जो नुस्खा है वो जो मैं अर्ज़ करूँगा, और मैंने इस तजर्बे से फ़ायदा भी उठाया है, कि जब आपकी कोई चीज़ छीन जाती है, कोई तगड़ा या ज़ोरावर या काबज़ उसे छीन लेता है, तो आप घबराते नहीं। अगर आपके दिल में ये यकीन पुख्ता है कि वो चीज़ आपकी है,
तो फिर तसल्ली रखें कि आप माजी बईद में किसी जंगल के ज़माने में नहीं रहते, आप एक महज़ब मुआशरे में रहते हैं। अब हमारा पाकिस्तान का मुआशरा भी जहाँ पे बाकायदा एक निज़ाम हुकूमत है जिसे जमहूरी निज़ाम हुकूमत कहते हैं, अदलिया है, पुलिस है, फोर्सेस हैं और मीडिया है और सोशल मीडिया है, तो अब लोगों के लिए ये आसान नहीं रहा कि वो दोस्त दांदली से चीज़ों पे कब्ज़ा रखें और कब्ज़े को जमाए रखें। लिहाजा आप कभी भी हाथापाई से काम नहीं लेते, क्योंकि ये दूसरों का वतीरा है, ये दूसरों की एक्सपर्टीज़ है। आप अपने सब्र के साथ एक कानूनी जंग लड़ने की तैयारी करते हैं, और अगर आपने मेहनत से कोई चीज़ हासिल की थी तो उसकी हिफाजत करना भी आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। यहाँ पे हम एक ब्रेक ले लेते हैं, और जब ब्रेक से पलट के आएंगे तो आप हमें ये बताइएगा कि प्रोग्राम के आगाज़ में आपने कहा कि आप ख़ुद भी इसका शिकार हुए। आई वुड लाइक टू नो कि इस मुआशरे में आप एक 40 साल से एक खिदमत अंजाम दे रहे हैं एक डॉक्टर के तौर पे, एंड यू आर ए नोन पर्सन, तो आपके ऊपर कैसे ये लोग जो हाथ डाल सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। ख़वातीन हज़रात हमारे साथ रहिए, और हम ये आज जानेंगे कि जो लोग भी कमज़ोर महसूस करते हैं वो किस तरह से ये नारा मनोइन इसको अपनी ज़िंदगी में राइज कर सकते हैं कि लूट खसूट के राज को बदलो, चेहरे नहीं समाज को बदलो। विल बी बैक। महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है, और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता, और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं। चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है, और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक़ पल रहा है, लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाए। पहला जो मरहला है वो ये है कि हमारी मर्ज़ी हम पर चलना शुरू हो जाए, जिसके लिए टाइम ड्रिवन होना ज़रूरी है, यानी डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, और हर काम को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहना और फिर हद से ज़्यादा बेचैन होने के बाद करना, ये अपनी विल पावर को मुसलसल चोटें लगाने के मुतरादिफ है। हमें ज़रूर जांच पड़ताल करनी चाहिए कि जिस मसले से हम निमट रहे हैं, क्या कहीं दुनिया में उस मसले का हल तलाश कर लिया गया है। तो मैं बताऊं कि हम जिस खूबसूरत सदी में रह रहे हैं, जिसे 21वीं सदी कहा जाता है, इसमें ज़्यादातर जो मसाइल मुझे या आपको दरपेश हैं तो उनका हल होता है। ये जो आगे वक्त आने वाला है तो वो ऐसी टेक्निक्स आने वाली हैं या ऐसे तरीके सामने आने वाले हैं जिसमें इंसानों को आसानी हो जाए कि वो जो करना चाहते हैं, अगर वो वज़न कम करना चाहते हैं तो वो कर लें, अगर वो सिगरेट छोड़ना चाहते हैं तो उन्हें कोई मुश्किल पेश ना आए, और उनको सहारा ना लेना पड़े शराब का, चरस का या ड्रग्स का अपने मूड को बेहतर बनाने के लिए। उनकी मर्ज़ी उनके मूड पे भी चले। बात बनेगी जब हम जानने की तरफ अपना रुझान ज़्यादा रखें, और दुनिया में जो कामयाब लोगों की साथ आते हैं उनमें से एक आदत है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बातों को जानने की कोशिश करते हैं, यानी 7वीं आदत, जिसे शार्पनिंग द सॉ कहते हैं। आ जाइए डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का अपने अपने पैराडाइम्स होते हैं, अकीदे होते हैं बाकायदा लोगों के। कुछ लोगों का अकीदा ये होता है कि जो भी चीज़ ऐसे नज़र आए ना, दाएं बाएं कोई ऊपर नज़र नहीं आ रहा, तो उसको अपने बाप का माल समझो और उस पर कब्ज़ा कर लो। अगर ना मिले तो कौन सी तुम्हारे बाप की थी, नहीं मिली तो ना सी। मगर ये जो लोग आपने कहा था कि मेहनत करते हैं, चीज़ों के लिए तगो दौ करते हैं, कतरा कतरा जो है कुलज़म बनाते हैं,
उनके साथ जब छीना झपटी की जाती है, उनके साथ जो बुरे सलूक किया जाते हैं और उनको ये लगता है कि कहीं दादरसी हो ही नहीं सकती, वो जो एक ग्रीवियंस अंदर जन्म लेती है वो फिर एक लावा बन के उबलती है और वो फिर मुख्तलिफ जगहों में वो कहते हैं कि इफ़ आई वॉज रॉन्ग्ड आई विल रॉन्ग अदर्स। ये जो सोच है, और फिर उसकी दादरसी के लिए क्या किया जाए, कहाँ जाया जाए, आपके साथ कैसे हो गया ये मामला? कई दफ़ा हुआ। अच्छा, पहले मुझे लेटेस्ट वाला क्या इस हुआ? बात पे काफ़ी तरद्दुद होता था, फ़िक्र होती थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। तो फिर मुझे समझ आ गई कि जो भी समझदारी का सबूत नहीं देगा तो उसके साथ ऐसा होगा। होशियार रहने की ज़रूरत होती है। तो बाज़ औक़ात अपनी गलती भी इसमें मौजूद होती है। जो पहली चीज़ मेरे साथ हुई वो इस तरह थी कि ज़मान पार्क में एक प्लॉट था जो कि 30 साल पहले किसी ने मेरे हाथ बेचा, यानी बयाना भी किया। और जब बयाना उन्होंने किया तो मैंने देखा बड़ी माकूल पार्टी है, बहुत बड़े लोग हैं और कोई मसला ही नहीं, जैसे एक भरोसा आप करते हैं। तो एक बात तो यह है कि भरोसा ज़्यादातर आप अपने आप पर करते हैं, दूसरों पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं करते, एक्सप्लोर करते हैं। नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं करना चाहिए, अपने आप पे भरोसा करना चाहिए। और बेनिफिट ऑफ डाउट दूसरों को नहीं देते, बेनिफिट ऑफ डाउट अपने आप को देते। अगर सेल्फ डाउट हो, अपनी सलाहियत के बारे में डाउट हो या कुछ ऐसी बात है तो अपने आप को बेनिफिट देते हैं, दूसरों को नहीं देते। अव्वल ख्वाहिश बाद दरवेश। तो मुझे वो प्लॉट उन्होंने कोई 10 लाख बयाना ले लिया और मेरे हाथ भेज दिया। कुछ दिनों के बाद मुझे ख्याल हुआ कि मैं इसको आगे भेज दूं, तो मैंने अखबार में जो इश्तिहार दिया, 1988 की बात है, तो इश्तिहार दिया तो मेरे पास कुछ ग्राहक भी आ गए, लेकिन वो प्लॉट की असल मालिका भी तशरीफ़ ले आई जो कि एक खातून थी। तो उन्होंने कहा कि ये प्लॉट आप कैसे बेच रहे हैं, ये प्लॉट तो मेरा है। तो उन्होंने बात मुझे समझाई तो मुझे बात समझ में आ गई और उन्होंने मुझे बताया कि ये उन्होंने कोई बहुत बड़े प्रॉपर्टी डीलर थे और उनके साथ कोई इब्तदाई सी बातचीत हुई थी कि अगर ये प्लॉट बिक जाए तो कैसा है। प्रॉपर्टी डीलर्स ने बात की, उन्होंने कहा हाँ बिक जाए तो बहुत अच्छा है, उन्होंने बेच दिया। उन्होंने बस इसी ज़बानी बात पे और आपस में ताल्लुकात की बुनियाद पर वो प्लॉट जो है वो मेरे हाथ बेच दिया। और वो समझे कि उन्होंने उस खातून से उसका सौदा कर लिया। खातून को उन्होंने कहा कि अगर आप वो ये जो प्लॉट है इसके इतने पैसे मिल जाएं तो खातून ने कहा मिल जाए तो अच्छा है। तो उन्होंने उस पर ज़्यादा पैसों पे उसको बेच दिया और ख़ातून को जब पता चला कि ये तो दुगने से भी ज़्यादा पैसों में इन्होंने बेच दिया है तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे नहीं बेचना। सो ये एक तरह से पहला झटका मुझे लगा कि मुझे अभी प्लॉट मैंने ख़रीदा भी नहीं था और वो प्लॉट जो है मेरे साथ जो है उस मामले में धोखा हुआ। चलिए, तो वो बात होगी दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। हाँ, ये हमारे मुल्क के जो वज़ीर आज़म है इमरान खान, ये उनके घर से एक घर छोड़ के था प्लॉट और मुझे शौक़ था, मैं बहुत फ़ैन था उनका उस ज़माने में। क्रिकेट में उनकी जो कारहाय नुमायाँ थे तो मेरा ख्याल था कि ये बहुत अच्छी जगह है रहने के लिए, तो मैंने वो प्लॉट लिया। और फिर मैंने जब जाके उनसे कहा कि देखिए प्लॉट तो आपका था नहीं तो आप ये पैसे वापस दे दें, तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, रद्दोकद के बाद कि आप 1 महीने बाद आके अपने पैसे वापस ले लीजिएगा, हमने कहीं इन्वेस्ट किए हैं तो फिर जो है आप महीने बाद आके वापस ले लीजिएगा। तो महीने बाद जब मैं वापस लेने गया तो मैं कोई 1-2 दिन पहले ही चला गया उनके यहाँ और मैंने कहा कि जी वो आपने पैसे वापस देने थे तो वापस दे दीजिए। तो उन्होंने कहा कि हमने तो महीने बाद कहा था, तो अभी तो उसमें 48 घंटे हैं। तो मैंने कहा 48 घंटे पहले मैं आ गया हूँ तो आप 2 दिन गुजार लेने दें मुझे यहाँ पे और फिर आप दे दीजिएगा। आप उनके मेहमान बन गए? मैं मेहमान बन गया, बलाए जान बन गए। रात को 11:30 में मैं उनके यहाँ पहुँच गया। तो मैंने कहा कि जी मैं असी आ गए हैं, कुछ कर लो साडा। तो अमूमन वो बड़े परेशान से हो गए, बागबानपुरे के थे, शालामार बाग के करीब उनका घर था। तो वो बड़े परेशान से हो गए कि ये क्या मुसीबत आ गई है। कहते जी 2 दिन बाद आ जाना। मैं कहा नहीं 2 दिन मुझे बर्दाश्त कर लें आप। तो उन्होंने कहा हाँ हाँ मुरब्बत में कि मेहमान बन के फिर आप रहें। तो मैंने कोई फरमाइशी प्रोग्राम शुरू कर दिए कि अभी मैं ये खाऊंगा,
सुबह नाश्ते में ये होगा, अखबार में फ़लाँ पढ़ूँगा और मुझे ये पसंद है और वो पसंद है, तो इस तरह की बातें करनी शुरू की। तो यकीनन सर किसी आपके दोस्त ने भला मशवरा दिया होगा, आप ऐसी हरकत खुद से नहीं कर सकते। नहीं, मैं आपको बताऊं कि जिससे आपने कुछ लेना होता है तो वो बात नहीं करना चाहता, वो मिलना भी नहीं चाहता आपसे। वो तो कहते हैं तुम रूठे हम छूटे। अच्छा, लेकिन जिसने कुछ लेना होता है उसे बात करनी चाहिए, पर उसके साथ मसला अक्सर ये होता है कि उसे बात करनी नहीं आती। अभी देखिए रिसेंटली हमारे बात हुई, हमारे वजारत ख़ारजा ने कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मोदी साहब बात करें या उनके वज़ीर ख़ारजा हमारे वज़ीर ख़ारजा से बात करें यूनाइटेड नेशंस में, तो चले साइड वॉक्स पे ही कर ले। तो शुरू में उन्होंने हामी भरी, फिर उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं बात करनी। तो वो इसलिए बात नहीं करना चाहते अक्सर क्योंकि उन्होंने हमारा कुछ देना है, उन्होंने हमारा कश्मीर देना है, उन्होंने हमारा काफ़ी कुछ देना है। और जिसने कुछ देना होता है तो वो कहता है कि मैं बात ना ही करूं तो अच्छा है, वो ऐसे ही उलझना चाहता है, वो कोई और मौजू पे बात करना चाहता है। फिर उनको वहाँ पे गाना चलाना चाहिए था, दिल ले के मुकर गया हाय सजन बेईमान निकला। हाँ, तो बात यह है कि हमें तो कुछ लेना है तो फिर हमें तो बात करनी चाहिए, पर हमें बात करनी नहीं आती। जब उन्होंने बातचीत से इनकार किया तो हमने कुछ जली कटी सुना दी उनको कि छोटे लोग हैं और ये हैं और वो हैं, जिससे कि हमारा भी कोई नुकसान हुआ थोड़ा सा। सो होता ये है कि जब आपने कुछ लेना होता है और आप बात करना चाहते हैं और किसी ने कुछ देना होता है और वो बात नहीं करना चाहता, तो फिर हमें एक तो बात ज़रूर करनी है, दूसरा लड़ाई झगड़ा नहीं करना, उलझना नहीं है। आप प्यार से जाके बात करते हैं। अगर किसी ने आपका कोई रुपया पैसा देना है तो आप उसे मिलने जाते हैं और वो थोड़ा कटियस नहीं होता, उसकी कोशिश होती है कि आप जल्दी नज़रों से दूर हो जाएं, और वो लड़ना चाहता है ताकि दोबारा आने में आपको मुश्किल हो और आपको नहीं लड़ना, और आप थोड़ा जाके डेरा डाल लेते हैं और कहते हैं अच्छा चले चाय तो पिलाएं, छोड़ें, पैसों की बात बाद में करते हैं, फिर अच्छा चाय के साथ बिस्किट भी मंगा लें। ये अल्लाह बख्शे हमारी फूफो से मैंने सीखा था। हमारी फूफो में बड़ा टैलेंट था, मेरे रिश्तेदारों में बड़ा टैलेंट पाया जाता था। वो मेरे अब्बा मेरी फूफो से कभी ना कभी उधार ले लिया करते थे, ज़िम्मेदार थे तो पूंजी कभी कम हो जाती थी, तो वो फूफो ज़रा मालदार थी तो उनसे वो उधार ले लेते थे। तो उधार जब वो लेते थे तो वक्त पे वापस नहीं करते थे। जब वापसी का वक्त आता था तो हमारी फूफो हमारे घर आ जाती थी, तो उनके आने से हमें पता चलता था कि अब्बा ने कुछ उधार लिया हुआ। वो सुबह सवेरे फजर के टाइम पे वो आती थी और आके तो नाश्ते वगैरह के बारे में बताती थी कि हलवा पूड़ी पसंद है और दोपहर को गोभी गोश्त खाऊंगी और इस तरह की बातें करना। तो अम्मी को कुछ कोफ्त शुरू हो जानी कि ये अब क्या हो गया है। तो फिर उन्होंने अब्बा से पूछना कि आपने कोई पैसे तो नहीं पकड़े हुए? तो उन्होंने कहा हाँ 500 रुपये पकड़े हुए। उस ज़माने में 500 भी बहुत होते थे, मैं 50-55 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो अम्मी ने कहना कि अच्छा दें जल्दी जल्दी पैसे फिर आओ, क्योंकि वो फिर पूछना शुरू हो जाते थे मुझे कि तू पढ़ता क्यों नहीं, या इस तरह की बातें जो हर घर में जितने भी अफराद होते थे उन पे वो नुक्ताचीनी जो है वो शुरू कर देते। ज़बरदस्त। अच्छा, ये जो टेक्निक थी ये 1 मिनट में बग़ैर वो ज़ुबान पे भी नहीं लाती थी कि मेरे पैसे मुझे वापस दे दें, तो फटाफट उनको पैसे वापस मिल जाते थे कि ताकि ये जल्दी जल्दी जाए, क्योंकि जिसका आपने कुछ देना होता है उसकी प्रेजेंस आपको बहुत बुरी लगती है। तो ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, लेने वाले की एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है, और उसको इसके अलावा किसी और स्ट्रेंथ की ज़रूरत नहीं होती। उसको कोई लड़ाई मार कुटाई दोस्तांदी करने की ज़रूरत नहीं। जो लेने वाले की स्ट्रेंथ है वो इसके अंदर है कि वो राइट पर है और वो चेहरे पे रिलैक्सेशन रख के, स्माइल रख के बात करता है और दूसरे को अपनी कंपनी से अनकंफर्टेबल करता है। तो जो अपनी कंपनी से अनकंफर्टेबल, जब मैं गया तो उन्होंने दोपहर 11 बजे यानी 48 घंटे तो दूर की बात है, 14-15 घंटे बाद ही अपने एक बेटे को बुला लिया और कहा कि मैंने ये डॉक्टर साहब के पैसे देने हैं, और ये आके बैठ गए और मैंने तो इनको परसों का कहा था, तो परसों मुझे फ़लाँ जगह से मिलने हैं पैसे, तो डॉक्टर साहब आप जा नहीं रहे। तो मैंने कहा मैं आपको कुछ कह तो नहीं रहा हूँ ना, मैं टीवी देख रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। उस ज़माने में पीटीवी होता था तो बड़े अच्छे नेक प्रोग्राम, कवालियाँ, वो शुरू से लेके कवालियों तक मैंने वो सारा प्रोग्राम बड़े शौक़ से मैं देखा करता था।
तो उन्होंने अपने बेटे से कहा कि ऐसा करो कि तुम फ़िलहाल डॉक्टर साहब को जो है ये पैसे दे दो, तो परसों मेरे आने हैं तो मैं तुम्हें दे दूँगा। तो उनको कोई मसला था कि मैं घर में हूँ तो पता नहीं मैं क्या करूँगा। हालांकि मैंने क्या करना था, मैं तो बस बैठा था, उनके मुलाजमों से खुशगपियाँ कर रहा था। जो मुलाजम आता था उसको कहानी सुनाने बैठ जाता था, अच्छा ये यूँ हुआ, इन्होंने मुझसे ऐसे पैसे लिए, मुझे ऐसे लिए। तो अच्छा, वो बीच में कोई वक्त आया तो मैंने कहा कि अच्छा मैं अभी आता हूँ, मैं ज़रा आपके मोहल्लेदारों से भी मिल के आना चाहता हूँ। यही वो टर्निंग पॉइंट था कि उन्होंने कहा कि नहीं आप तशरीफ़ रखें, मैं अपने बेटे को बुलाता हूँ, वो भी आपसे बात करता है। तो फिर उन्होंने अपने बेटे को बुलाया, तो इस तरह मसला हल हुआ। ये तो खैर कोई 30 साल पुराना किस्सा था। 3 साल पहले इस्लामाबाद में बाराकों में हमारा एक प्लॉट है जिस पे अब विलिंग बेस तामीर हो रहा है और डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट तामीर हो रहा है। तो वो 5 कनाल का प्लॉट था, तो उसके पिछले 2 कनाल पे किसी लोकल वकील साहब का जो है दिल आ गया और उन्होंने मुकदमा कर दिया। और उसमें कोई पुरानी फर्दे होता ही है कि जो लोग भी ऐसे काम करते हैं उनके बड़ों ने कोई प्रॉपर्टी बेच दी होती है और वो मुश्तरका खाते होते हैं जिनमें बेच दी होती है। फिर कुछ खाली जगह होती हैं, कोई रिश्तेदारियों के मामलात होते हैं, रिश्तेदारियों में फिर रंजिशें होती हैं। जब रंजिशें होती हैं तो लोग एक दूसरे से मिल नहीं सकते और तगड़े और कमज़ोर लोग होते हैं रिश्तेदारों में, तो तगड़े लोग जो हैं कमज़ोरों का हक़ भी बेच देते हैं। और कानून में उसकी सराहत है कि अगर आपने फौरी तौर पर प्रॉपर्टी कोई ख़रीदी है या बेची है तो उसमें इश्तिहार देना होता है कि पब्लिक उस बारे में वाशगाफ जान ले कि ये प्रॉपर्टी फ़लाँ बेच रहा है, फ़लाँ ख़रीद रहा है। और ये इश्तिहार आम तौर पर किसी ऐसे अखबार में छपता है जो लोग खुद ही छापते हैं और ख़ुद ही पढ़ते हैं, वो किसी को कानो कान ख़बर नहीं होने देते। ऐसे बेशुमार सैकड़ों की तादाद में ऐसे अखबार होते हैं जिनमें इस किस्म के इश्तिहार छपते हैं कि कोई पढ़ ना ले। तो वो जो होता है ना कि एक जायज़ तरीक़ों को मैनिपुलेट करके नाजायज़ तरीक़ों में बदलना, तो वो चीज़ होगी। तो 5 कनाल में से जो पीछे का 2 कनाल था, इस पे उन्होंने कहा कि हमारे दादाजी ने बताया था कि ये हमारा रकबा है। अब अगर किसी के दादाजी ने बताया है और वो दादाजी का बड़ा एहतराम करता है तो दादाजी की बात पे तो फिर वो यकीन करेगा। तो दादाजी जिंदा थे? नहीं, दादाजी तो दुनिया से जा चुके थे और जब दुनिया से चले जाते हैं लोग तो उनका इज़्ज़त एहतराम और भी बढ़ जाता है। सर गालिबन ऐसे ही मौके के लिए कहा गया था कि हलवाई की दुकान और दादाजी की फातिहा। तो वो मुझे उन्होंने मुलाकात की मुझसे और मुझे कहा, बेस्ट वेस्टर्न होटल इस्लामाबाद में मुलाकात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि जी इस तरीके से ये हमारे दादाजी ने हमें बताया था और सारे गांव वाले भी इस बात के गवाह हैं। तो मैंने कहा हमारे पास रजिस्ट्री है और ये तीसरे हाथ की रजिस्ट्री है, तो आपके दादाजी तो अल्लाह उनको करवट जन्नत नसीब करे पूरों समेत, और बहुत दुआएं की उनके दादाजी के लिए। तो मैंने कहा ये अब आप चाहते क्या हैं? कहता है अगर आप 3 लाख रुपया दे दें तो फिर मतलब कोई मसला नहीं, फिर हम लोग जो है दरगुजर कर लेंगे। ये यानी मुकमुका वाला? हाँ। तो मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला, मेरे से तो आपको सिर्फ टेंशन मिलेगी। मतलब मेरे पास जो फ्री में है चीज़ जो मैं पेश कर सकता हूँ ऐसे लोगों की खिदमत में, वो टेंशन है। तो मेरा असूल है टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का है। तो उन्होंने कहा देख लें, अभी फिर 3 लाख पे हम बात कर रहे हैं तो बाद में फिर ये हर साल ये रकम दुगनी होती जाएगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलें इस दौरान आपको पता चल जाएगा कि मेरे से तो कुछ नहीं मिलेगा आपको। और मेरे शुरू से मेरा ईमान है कि मेरे पैसे जो हैं बतख से बंधे होते हैं। बतख से? हाँ, बतख से बंधे होते हैं। बतख से कैसे बंधे होते हैं? बतख डूबती नहीं ना, तो पैसे भी नहीं डूबते। तो जब आप एक अच्छे तरीके से कामकाज करके ज़िंदगी में एक जायज़ आमदनी कमाते हैं तो और आप समझते भी हैं कि मामलात को कैसे तय करना है, तो फिर आप जल्दी से नहीं घबरा जाते। तो मुकदमा चलना शुरू हो गया, अदालत में तारीखें पढ़नी शुरू हो गई। 2-3-4 साल गुजरे, हर साल वो मुझे पूछ लेते थे और ताज़ा रेट बता देते थे।
कोई चौथे पाँचवें साल तक उनका रेट जो है 25-30 लाख तक पहुंच गया। तो मैंने कहा आपको एतबार क्यों नहीं आता कि आपको मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो एक तो अदालत के महाज पे हम काम कर रहे थे, दूसरा हम पटवार खाने में काम कर रहे थे क्योंकि हमें पता था कि अल्टीमेटली सच उभर कर ऊपर आ जाएगा। तीसरा हम लोकल जो गांव है पीछे उस ज़मीन के उन लोगों से बातचीत कर रहे थे और उनसे सच्चाई और हकीकत जान रहे थे। और फिर पुलिस में भी जिन वकील साहब की मैं बात कर रहा हूँ, पुलिस की कोई इस्लाह मुआशरा कमेटी के चेयरमैन भी थे। अच्छा, ऐसे लोग हमेशा किसी ना किसी इस्लाह मुआशरा किस्म की कोई ना कोई चंगा नेकी का काम जो है ना, मुझे बड़ा अफसोस है, कोई मेरी बात का बुरा ना मनाए। अमूमन जो नेक काम होते हैं ना, नेक कामों के पीछे भी बड़े बद काम छुपे होते हैं। सो थोड़ा सा इस बारे में भी होशियार रहना चाहिए कि जो लोग अपने ज़ाती ज़िंदगी इस्लाह मुआशरा जो कर रहे थे तो उस मुआशरे में सबसे पहले तो आगे खुद थे। हाँ। तो इस्लाह कर रहे थे अपने। तो 4 मुहाज़ों पे हमारी बातचीत हो रही थी और हम कोई जल्दी में भी नहीं थे, कोई टेंशन भी नहीं थी, बल्कि बड़ा एडवेंचर के तौर पर हम ले रहे थे। और आगे के 3 जो कनाल हैं उस पे उनका दावा नहीं था, पीछे 2 कनाल पे था। फिर अदालत में, पुलिस में, पटवार खाने में और लोकल आबादी में बातचीत भी चल रही थी। अल्टीमेटली पंचायत में बातचीत हुई जिसमें उन्होंने एक बात कही जो बड़ी अहम बात थी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब बात यह है कि ये हमारे आबाओ अजदाद की ज़मीन है, आपके पास चाहे रजिस्ट्री है या चाहे कुछ और है, इसको हम नहीं छोड़ेंगे चाहे हमारी जान चली जाए। तो मैंने उन्हें इस मौके पे कहा कि आपकी जान कीमती है और क्यों चली जाए। और मैंने आपके 2 छोटे प्यारे प्यारे बच्चों को देखा, कल मुझे मिले थे वो इलाके में, तो बड़े हेलो हाय मेरी हुई थी और मैंने पूछा कि वो क्या करते हैं। उन्होंने बताया कि वो पढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आप उनके सर पे सलामत रहें। और रजिस्ट्री जो है वो मैंने कहा कि एक बड़ी माकूल डॉक्यूमेंट होती है जिसमें सरकार आपको किसी चीज़ का मालिक करार देती है, अगरचे ज़मीन अल्लाह की है, लेकिन जो सरकार का निज़ाम होता है उसके तहत ये आपके हिस्से में आती है और आपने इसको यहीं छोड़ के चले जाना होता है। और हमारे पास डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो बताइए। तो उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रियाँ तो जाली भी बन जाती हैं। मैंने कहा शायद आप बनवा लेते हो, हमें तो इसका कोई तरीक़ाकार नहीं आता। तो पंचायत में कोई 30 के करीब लोग थे और मैंने उनके चेहरों के अंदर तब्दीली देखी, मैंने उनके दिल बदलते हुए देखे और ये नज़ारा मेरे लिए बहुत ज़बरदस्त था। और एकदम लोग बोलने लगे और उनको कहने लगे कि आप गलत कह रहे हैं। और वो इतना नर्वस हुए कि थोड़ी देर के बाद वो मुझे कहने लगे कि हम इस ज़मीन से दस्तबरदार होने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि आप मेरी एक बात मानें। तो मैंने कहा जी फरमाइए। उन्होंने कहा कि यहाँ आप जो भी अस्पताल बनाएं वो इस गांव के लोगों के लिए सर्विसेज फ्री होनी चाहिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, डन, मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हूँ, ये तो आप एक नेकी का काम सजेस्ट कर रहे हैं। कहता है एक शर्त मेरी और भी है। मैंने कहा वो बताइए। कहते हैं कि हम आपके लिए खाना लेके आना चाहते हैं और आपके लोगों के लिए खाना लेके आना चाहते हैं ताकि दिन साफ़ हो जाए। तो बताइए कितने लोगों का खाना किस दिन लेके आएँ। तो मैंने कहा कि आप जुमा के रोज़, जुमा की नमाज के बाद 250 बंदों का खाना लें। तो वो खुशी फिर खाना लेके आए। वो खुद ख्वाहिशमंद थे। देखिए, जब भी कोई आपको कुछ खिलाना पिलाना चाहता है, जब भी कोई आपको चाय ऑफ़र करता है, खाना ऑफ़र करता है, कभी ना मत कीजिए। जब भी कोई नजराना ऑफ़र करता है तब भी ना मत कीजिए, क्योंकि आप इससे दिल तोड़ते हैं। और जब आप लोगों के दिल तोड़ते हैं तो फिर वो आपके साथ नहीं, आपके मुखालिफ जगह खड़े होते हैं। सो खाना हुआ, उसके बाद वो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं और यानी कोई दुश्मनी नहीं पड़ी, कुछ भी नहीं हुआ। सो ये चीज़ें होती रहती हैं। अभी हाल ही में भी एक वाक़या हुआ है, ये मरी में। मेरा ख्याल है आपका ब्रेक लेने का टाइम है। मैं वही सोच रहा था कि ये जो अब लेटेस्ट वाक़या है, इसके मुतालिक इसके जो कवाइफ हैं और जो वज़ाइफ हमने पढ़ने हैं आगे, उनके मुतालिक हम यकीनन जानेंगे। एक ब्रेक लेंगे और फिर पलट के आते हैं
प्लीज स्टे विद अस। ये जो वर्किंग ऑन मी फर्स्ट है, इससे आपके मसाइल फौरी तौर पर सुलझने लगते हैं। और जब आपको एक इंसान को बदलने का तजर्बा हो जाता है, यानी आपको ख़ुद को बदलने का तजर्बा हो जाता है और आप खुद को पहले से अच्छा बना लेते हैं, तो फिर आपको दूसरे पर भी काम करने में आसानी होती है और आप दूसरे को बदलने में भी कामयाब हो जाते हैं। हम क्विक फिक्स पे बिलीव नहीं करते। हम समझते हैं कि जो क्विक फिक्स होता है, जिसे हम उर्दू में जुगाड़ कहते हैं, वो ज़्यादा देर काम नहीं करता। जो मुश्किल बंदों से बात है, ये सीखना पड़ती है। इसके लिए ना सिर्फ असर्टिवनेस सीखने की ज़रूरत है, बल्कि क्रूशल कन्वर्सेशन सीखने की ज़रूरत है कि कैसे सबसे पहले हम भड़के हुए जज्बात को ठंडा अगर कर दें तो फिर हमें बात करने में कुछ आसानियाँ होने लगती हैं। काउंसलिंग से मुराद ये है रोशनी करना, ताकि दूसरा खुद आगे बढ़ के अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना ले। जब हमें अपने आप को मनाना पड़ता है और हम मान कर नहीं देते, तो इसका मतलब है हमारी मर्जी बीमार है। हमारी भी एक मिशन स्टेटमेंट होनी चाहिए और उस मिशन स्टेटमेंट के मुताबिक कुछ आइन होना चाहिए हमारा। तो फिर हमें हर वक्त हर लम्हा सोच विचार नहीं करनी पड़ेगी। हमारा आइन हमें रहनुमाई दे रहा होगा और हम एक नदी की तरह बहते हुए अपनी ज़िंदगी के सफ़र पे रवां दमा। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है। तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है, फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते। किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है। जब वो शराब पीते हैं तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है। तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है, फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते। किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है। जब वो शराब पीते हैं तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती हैं और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। बेचैनी, इसका हमें तदारक करना है जी। और दूसरी बात यह है कि हमें सेरोटोनिन को अप रखना है ताकि खुशी भी ऊपर के दर्जे पे रहे, और जोश को भी पूरा रखना है ताकि ज़िंदगी का एहसास बाकी रहे। और शराब चूँकि इन तीनों किस्म के लोगों की ज़रूरत को पूरा करती है, या अगर एक ही बंदे में ये तीनों मामले हों तो इसको भी वो पूरा करती है। तो जो भी इसके चक्कर में फंसता है,
फिर इसका गर्विदा होकर रह जाता है और फिर कोई बात वो सुनने के लिए तैयार नहीं होता। शराब पीने के बाद जिन लोगों को मसाइल होते हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म ख़राब होता है, वो शराब पीने के फ़ौरन बाद नहीं होते, किसी को घंटा 2 घंटे बाद होते हैं, किसी को अगले दिन सुबह जाके वो होते हैं। और उनको फ़ायदा अलग से क्लियर नज़र आता है जब वो शराब पीते हैं, तो उनको वो सब फ़ायदा नज़र आता है, उनकी बेचैनी कम हो जाती है, वो खुशियाँ मनाने लगते हैं और वो लोगों से कनेक्ट करने लगते हैं, और इन्हीं मकासद के लिए लोग शराब पीते हैं। लेकिन कुछ घंटों के बाद उनके अंदर कुछ मनफी हालात पैदा होने शुरू हो जाते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हैं जो कि उनके खून में सर्कुलेट करती है और उससे उनको एक कोफ्त की सी कैफियत होती है। और इस कोफ्त की कैफियत को ठीक करने के लिए फिर जो करीब तरीन हल होता है वो मज़ीद शराब का इस्तेमाल है। ये महज आपके नशा करने या ना करने का मामला नहीं है, ये एक बीमारी का मामला है, और वो बीमारी आ चुकी है जिसका सबूत ये है कि आपको बहुत ज़्यादा नशा करना पड़ता है और फिर भी उसका कोई आपकी मर्ज़ी का असर नहीं होता, और कुछ मनफी असरात भी आते हैं, जैसे शराब के नशे में इंटॉक्सिकेशन होती है, इसी तरह दूसरे नशों में भी कुछ ज़िमनी असरात आते हैं, चरस के नशे में इरिटेबिलिटी होती है, और बाज़ औक़ात तो डिल्यूजन्स होने लगते हैं, यानी ऐसे नज़रियात ज़हन में आने लगते हैं कि दूसरे लोग पागल समझने लगते हैं। तो वो उन टॉक्सिन्स की वजह से होते हैं जो नशे के जिस्म में सही तरह से प्रोसेस ना होने की वजह से सामने आते हैं। सबसे पहला जो नज़रिया है वो ये है कि मरीज़ को समझ में आ जाए कि उसके जिस्म में, यानी सिर्फ जहन में तो नशे का शौक़ पल रहा है, लेकिन जिस्म में नशे की मुखालफत उभर रही है। नशे के मरीज़ के वादों और इरादों से कुछ नहीं होता इस बात से है कि वो करता क्या है, उसके अमल क्या है। चूँकि फैमिली मेम्बर का बड़ा गहरा रिश्ता होता है अपने प्यारे से जो नशे की बीमारी में है, तो वो अगर आगे बढ़ के पहले कुछ ट्रेनिंग लें और फिर पेशेंट के साथ, मरीज़ के साथ बात करें, मिलजुल कर बात करें, एहतराम से बात करें, मोहब्बत से बात करें, तो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो बहुत जल्द मरीज़ का इलाज हासिल करने के लिए कायल होना मुमकिन हो जाता है। नाजरीन, थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग इन ट्यून्ड। डॉक्टर साहब, आपने बताया एक वाक़या 30 साल कबल हुआ, फिर एक वाक़या 3 साल कबल हुआ, और एक जो है कोई लेटेस्ट वाक़या भी है, वक़ूआ भी है। तो क्या बात है, वही वाली बात जो आप आगाज़ में कह रहे थे कि ये किस्मत की देवी बार बार आप पे ही मेहरबान होती है या दूसरों पे भी होती है? जैसे ब्रेक में बता रही थी मिसेस जो है, आज नाम आपका है तो अब आज नाम है तो वो दूसरा भूल गया, शुमाइला जिस तरह बता रही थी कि इनकी नानों के साथ भी ऐसा किसी ने करने की कोशिश की थी कि उनकी प्रॉपर्टी को भी छीना झपटी करने की कोशिश की थी, तो उन्होंने प्रोसीड नहीं किया, मतलब वो छिन गई बिकॉज शी कुड नॉट फाइट बैक। शी ऑप्टेड कि इसके लिए जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सर खपाई करनी पड़ती है। डॉक्टर साहब, आपने भी तो इतने बखेड़े पाले हुए हैं, आप यहाँ पे विलिंग वेज चला रहे हैं, 500 एम्प्लॉइज़ के साथ भी हैं, अब डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट भी चल रहा है, ये सारे तो आप भी लेट गो कर दें सर। देखिए, होता यह है कि जब आप बहुत से काम कर रहे होते हैं, यानी भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, तो तभी तो आपके साथ ऐसे वाक़यात होते हैं। किसी ऐसे बंदे के साथ तो कुछ नहीं होगा जो एक तन्हाई की सादगी के साथ एक ज़िंदगी खामोशी से गुजार रहा है और डिफरेंस पैदा नहीं करना चाहता लाइफ में। मेरा नज़रिया ये था कि इस दुनिया में आने का मेरा कोई तो मकसद होगा, और फिर मैंने अपना मकसद डिफ़ाइन किया, और जब मैंने मकसद डिफ़ाइन किया तो मुझे बहुत सा काम करने के लिए नज़र आया, और वो मकसद था यानी चेंज काउंसलिंग। यानी दुनिया चूँकि तब्दीली ही एक कांस्टेंट चीज़ है जो दुनिया में होती है, और तब्दीली में ही मुश्किलात होती हैं, तो चूँकि ये मेरा प्रोफेशन है चेंज काउंसलिंग, तो मैंने भी एक भरपूर ज़िंदगी गुजारी। मैं 9 अस्पताल मैनेज कर रहा हूँ, इसके अलावा भी कुछ कारोबार हैं मुल्क के अंदर, मुल्क के बाहर, तो मैं ये सब जिम्मेदारियाँ कर रहा हूँ। मेरे साथ एक ज़बरदस्त टीम है लोगों की, आप सोच नहीं सकते
कि मेरी टीम में कैसे लोग हैं और कितनी आसानी से हम सब ये काम करते हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे को थकने से बचाते हैं। हम सब एक दूसरे के साथ बारियां लेते हैं कि अच्छा ये तुम आगे हो के ये कर लो, मैं पीछे होता, अब मैं आगे होता हूँ, तुम पीछे हो जाओ। तो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में हमारे पास ज़बरदस्त लोगों की एक टीम है। अब किस किस का नाम लूँ, इतने डेडिकेटेड लोग हैं जो मेरे लिए ज़िंदगी को आसान बनाते हैं। आप उन्हें मेरे साथी कह लें, मेरे स्टूडेंट कह लें, तो वो इतने भले लोग हैं कि उन्होंने लंबे अरसे तक, कोई 20 साल को, 25 साल को, 30 साल हो गए मेरे साथ काम करते हुए, और मेरा तो ज़बान ही हिलनी होती है कि अच्छा ये यूँ कर लें या ये ऐसा कर लें। और पहला नज़रिया जो मैं अपने साथियों को देता हूँ वो ये होता है कि देखिए, जब भी मैं आपको कोई काम कहूँ तो आपने ये ज़रूर देख लेना है कि वो काम लीगल है तो आप करेंगे, वो शरअ में जायज़ है तो आप करेंगे, और वो मॉरल है तो आप करेंगे। अगर आप महज मेरे कहे पे कुछ करने चल पड़ेंगे और उससे कोई नुकसान पहुँचेगा तो आप ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। और अगर मैं आपको कोई ऐसी कमांड दूँ जो गलत कमांड है तो आपने उस कमांड को नहीं मानना। ठीक। अच्छा, इस तरह जब आप तालमेल बना के चलते हैं और एक सीधे रास्ते पे चलते हैं और अपने साथियों को भी सीधे रास्ते पे चलने के लिए कहते हैं, तो फिर आपकी टीम मजबूत होती चली जाती है। अभी हाल ही में मुझे मरी से सदाकत क्लिनिक के डायरेक्टर अली हसन का फ़ोन आया कि हमें पुलिस स्टेशन से कहा गया है कि वो जो आपका एक प्लॉट है कुलडना स्टेट में जिनवा फ्लैट्स के ऑपोजिट सड़क के दूसरी जानिब, उसके बारे में हमें कंप्लेन आई है कि वो किसी और का है और उस पर आपने कब्ज़ा किया हुआ है, तो आप हमें अपनी जो रजिस्ट्री जो है वो ला के दिखाइए। तो अली हसन के पास रजिस्ट्री की फ़ोटोकॉपी थी, तो वो लेके चले गए और जाके उन्होंने दिखाई, लेकिन वो रजिस्ट्री देखने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थे। और जो डीएसपी साहब थे, जो कि एक ज़िम्मेदार ऑफिसर हैं, और भट्टी साहब है, सैफुल्ला भट्टी साहब हैं डीएसपी साहब, तो उन्होंने बहुत बदज़बानी की, उन्होंने बहुत तैश में फजूल बातें की, सुनी सुनाई बातें की, जो कि एक अफसर के शायान शान नहीं होती। और अब मैं बता रहा हूँ कि उन्होंने यकतरफ़ा तौर पर कहा कि ख़बरदार, जो ऐसा उस प्लाट के आप नज़दीक भी गए, उन्होंने कहा जी आप रजिस्ट्री देखे, कहते जाली है रजिस्ट्री, सब कुछ मुझे पता है, ये तो प्लाट जो है वो फ़लाँ ब्रिगेडियर साहब का है, ये तो उनका है, और वो ब्रिगेडियर साहब जो हैं वो एक शहीद के वालिद हैं और उनका बेटा पुलिस ऑफिसर था, और अगर हम किसी पुलिस ऑफिसर के फादर का प्लॉट नहीं बचा सकते तो फिर हमारी वर्दी किस काम की। और ब्रिगेडियर साहब के जो वालिद थे वो फ़ौज के अंदर थे और शहीद थे, तो आप किस बात की मूली हैं, ख़बरदार जो इस प्लॉट के बारे में कुछ ऐसे आपने सोचा। उन्होंने मुझे बताया, मैंने कहा कुछ उनका मूड ख़राब होगा तो आप 2 दिन के बाद चले जाइएगा। 2 दिन के बाद फिर वो ना मिले, फिर कुछ दिन 5-6 दिन गुजरे, उसके बाद मैंने इस्लामाबाद के डायरेक्टर तलाल ज़ुबैर साहब को कहा कि आप भी साथ जाइए और दोनों जाके तो मिल के तो आप बात कीजिए। तो उन्होंने पुलिस वालों के साथ टाइम तय किया कि वो ब्रिगेडियर साहब भी आएंगे, जिनका नाम अयाज़ ख़ान है, और आपको आमने सामने बैठा के बात करेंगे। तो दोनों डायरेक्टर साहबान जो मेरे साथ कई दहाइयों से काम कर रहे हैं, कोई मेरे साथ ताज़ा काम नहीं कर रहे, तो दोनों जो है वहाँ जब सफाई पेश करने के लिए गए तो उनके साथ दोबारा वहाँ के थानेदार ने, वहाँ के डीएसपी ने और ब्रिगेडियर साहब ने बजाते ख़ुद बहुत बदकलामी की उनके साथ। ब्रिगेडियर साहब को 75 साल की उम्र के होंगे, रिटायर हुए अरसा हो गया है, और उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ लिख के दें कि ये प्लॉट आपने जाली रजिस्ट्री कराई हुई है, और अगर आप लिख के नहीं देते तो फिर आप पे हम FIR दर्ज करेंगे और आपको जाने नहीं देंगे। उन्होंने कहा जी आप हमारे पे किस चीज़ की FIR दर्ज करेंगे? बोले कि हम ये FIR दर्ज करेंगे कि आप इस प्लॉट पे कब्ज़ा करने के लिए कोई कमरा बना रहे थे, आप कोई इसमें 4 दीवारी बनाने की कोशिश कर रहे थे, और जब ब्रिगेडियर साहब ने आपको आके रोका तो आपने उनको गन्स दिखाई और फायरिंग की, और वो बड़ी मुश्किल से जान बचा के वहाँ से आए। तो मुझे लाहौर में जब बताया गया तो उन्होंने कहा कि जी ये सूरत हाल है और आप खुद आइए
और आके तो इस मामले को देखिए। हमें वो बहुत फोर्स कर रहे हैं कि आप कोई ऐसी तहरीर लिख के दें कि ये डॉक्टर साहब ने जो जाली रजिस्ट्री कराई हुई है, और जो डॉक्टर साहब ने वो उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जाली मनशियात का अस्पताल खोला हुआ है मरी में, तो ये किया हुआ है, तो वो किया हुआ है, तो बड़ी लूज टॉक उन्होंने की। मैंने फौरी तौर पर सोच विचार की और फौरी तौर पर मरी जाने का फ़ैसला किया। मेरे एक दोस्त हैं कर्नल साहब, मैंने उनको साथ लिया और मैंने कहा कि चूँकि आप कर्नल हैं और वो ब्रिगेडियर हैं, तो आपका कोई ना कोई आपस में एक तालमेल बन सकता है, तो आप मेरे साथ चलिए। तो वो बखुशी रज़ामंद हुए। हम इस्लामाबाद में गए, वहाँ मरी रोड पे एक होटल में मुलाकात हुई ब्रिगेडियर साहब से। ब्रिगेडियर साहब कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उनका मंतरा सिर्फ एक था कि वो एक शहीद के बेटे हैं और एक शहीद के वालिद हैं, जिसका मतलब ये है कि ये प्रॉपर्टी उनकी है। और जब कोई डिटेल पूछने की कोशिश की तो उस पर वो नाराज़ हो जाते थे और वो कहते कि अगर आप ये लिख के नहीं देंगे कि आपका इस प्लॉट से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो फिर हम आपके तीनों लोगों को जो है मुसीबत में मुब्तला कर देंगे। और उस वक्त तक उनकी FIR भी कट चुकी थी, क्योंकि हमने हफ्से में जाके एक दरख्वास्त सुबह दे दी थी मरी की अदालत में, और जज साहब ने कहा कि इन तीनों बंदों को जो है थाने में तलाश करके मेरे सामने पेश किया जाए। जब अदालत के अहलकार थाने पहुंचे तो उनको फिर FIR उन्होंने तैयार की हुई थी, तो वो उन्होंने FIR काट दी, जिसमें ये दफ़ात लगाई कि जान से मारने की धमकी देना, आतशी असले के इस्तेमाल की कोशिश करना, और इस तरह की कुछ दफ़ात थी जो कि FIR एक स्ट्रॉन्ग बन जाए। और उसमें पहले वो धमकियाँ दे रहे थे कि दहशतगर्दी की दफ़ा भी लगाएंगे। तो मेरे जो साथी थे वहाँ के डायरेक्टर साहबान, वो इंतहाई शरीफुल नफ्स, उन्होंने कभी थाना कोर्ट कचहरी भी नहीं देखा हुआ था, और वो बहुत पढ़े लिखे लोग थे, और उनको एक तरह से बहुत ही छोटे से तंग सी जगह पे, जहाँ ताज़ा हवा का भी कोई गुज़र नहीं था रखा, जहाँ कुछ और मुल्ज़मान थे जो सिगरेट पी रहे थे और चरस पी रहे थे, और वहाँ उन्होंने बड़ी मुश्किल से रात गुजारी थी। तो मैं ब्रिगेडियर साहब से बार बार दरख्वास्त कर रहा था कि अगर प्लॉट आप साबित कर देंगे आपका है किसी तरह भी, तो हम कोई रुकावट नहीं डालेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जो मेरे साथी हैं उनको रिहा कराइए। इस पे वो रज़ामंद ना हुए, तो मैंने कहा फिर मैं खुद चला जाता हूँ और पुलिस वालों को कहता हूँ कि आप मुझे बिठा लीजिए और मेरे साथियों को जाने दें। तो उन्होंने कहा कि वो साथियों को भी नहीं जाने देंगे और आपको भी बिठा लेंगे। तो मैंने कहा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मेरा मसला इससे भी हल होता है कि मेरे जो साथी हैं उनका मोराल तो बहरहाल अप हो जाएगा जब मैं वहाँ चला जाऊँगा। उनसे बातचीत किसी नतीजे पे ना पहुँची, और उसके बाद जो है मैंने कहा कि अच्छा मैं थाने जाके तो अपने आप को पेश करता हूँ और अपने साथियों को रिहा करने के लिए कहता हूँ। उन्होंने कहा जैसा चाहें आप करें, पर मैं आपको इसका मशवरा नहीं देता। तो ये मीटिंग हमारी थोड़ी बैड टेस्ट में ख़त्म हो गई। चलिए यहाँ पर मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। आपने अभी फरमाया था कि ये जो प्लॉट्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी भी कोई नस्ल होती है, उनका भी कोई DNA होता है, उनका भी कुछ पता चलता है। जिस कुलडना की प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं, इसका भी सर कोई DNA होगा। आखिर वो ब्रिगेडियर साहब को ये जोम या ये ख्याल या ये मैं क्या कहूँ, वो क्यों आया कि ये उनका है? इस प्लॉट की नस्ल ये थी कि ये 1948 में 11,000 रुपये का जो प्लॉट है, जो कि 23 कनाल का था, ये एक जज साहब ने ख़रीदा था। ओके। और जज ने किससे खरीदा? उससे पहले इस प्लॉट का कभी पहले मालिक कोई अंग्रेज़ था, फिर कोई हिंदू था, फिर इनके हाथ आया। तो 1948 में इन्होंने 11,000 रुपये का 23 कनाल ख़रीदा था। और इस 23 कनाल प्लॉट को जब आगे बेचा गया तो अज़मुल हक एक TV ड्रामा आर्टिस्ट होते थे, जो कि बड़े मशहूर ड्रामा आर्टिस्ट थे, जिनका लाहौर में जिनोआ रेस्टोरेंट भी था। तो उन्होंने ये ख़रीदा था 90 की दहाई में, और उन्होंने इस पे 72 फ्लैट्स बना के बेचे थे और 3 प्लॉट 1-1 कनाल के बना के बेचे थे, जिसमें से एक प्लॉट किसी साहब ने ख़रीदा था, फिर 4 हाथों बिका
और 2005 में हमने ख़रीदा था, आज से 13 साल उस 23 किनाल में से एक प्लॉट। हाँ, वो जो जज साहब ने 11,000 रुपये का ये प्लॉट ख़रीदा था 23 कनाल, उन्होंने इस प्लॉट को अपने 2 बेटों के नाम कर दिया था अपनी ज़िंदगी में, और बेटियों को उससे महरूम रखा था, जो हमारे माशरे में आम तौर पर देखने में आता है कि ज़िंदगी में ही उन्होंने 2 बेटों के नाम कर दिया, और वो बेटे प्लॉट हासिल करके खुश हो गए और उनकी बेटियां खुश ना हुईं और उनकी शादियां हो गईं और वालिद की ज़िंदगी में वो बोल भी ना सकीं, और 79 में फिर उन्होंने सवाबी की किसी अदालत में, चूँकि वो उस जगह ब्याही गई थी तो उनके जो इन लॉज थे वो सवाबी के रहने वाले थे, तो सवाबी की एक अदालत में, यानी पंजाब से बाहर सवाबी की एक अदालत में उन्होंने मुकदमा किया KPK में, और उसका जो मुद्दा अलह था वो अज़मुल हक था। नहीं, मुद्दा अलह जो है उसका वो भाई थे उनके, ठीक है, मुद्दा अलह वो भाई थे। बहनों ने भाइयों पे हक शुफा टाइप चीज़ की, वो किया कि ये हमारे साथ कोई ज़्यादती हुई है, जो मुकदमा फिर कई साल चलता रहा, लेकिन फिर उनके हक़ में फ़ैसला ना हो सका बहनों के, और जो भाई थे इन्होंने ये जो प्लॉट है ये अज़मुल हक के हाथ बेच दिया। अच्छा, जब अज़मुल हक के हाथ बेचा तो उन्होंने इसमें सवाए वो जगहें जो फ्लैटों के दरमियान खाली जगह होती हैं या रस्ते होते हैं तो वो तो उन्हीं के नाम रहे, बाकी 72 जी फ्लैट जो है बिक गए, और 3 ये कनाल कनाल के प्लॉट बिक गए, और जो हमने प्लॉट उसमें से ख़रीदा जो नंबर 1 है उसको 5वें हाथ फिर हमने ख़रीदा, ठीक, और उसकी एक प्रॉपर रजिस्ट्री थी। लेकिन जब बड़े कुछ गड़बड़ आपस में कर जाते हैं तो फिर अदालतों में जब फैसले होते हैं तो उसमें एक चीज़ होती है जिसे एक्स पार्टी कहते हैं। एक्स पार्टी का मतलब है कि आप मुकदमा करते हैं किसी ऐसे बंदे के नाम जो दिलचस्पी नहीं रखता, जैसे अज़मुल हक अब बहुत ज़्यादा कोई दिलचस्पी वहाँ नहीं रखता क्योंकि वो फ्रांस जा चुके हैं, वो सारे फ्लैट और प्लॉट बेच चुके हैं, सिर्फ रस्ते उनके नाम है। अच्छा, तो उनके कोई मुफादात नहीं है, उन रस्तों को वो बेच नहीं सकते जो छोटे मोटे प्लाटों के दरमियान या फ्लैटों के दरमियान जो रस्ते हैं। तो जब उनको मुद्दा अलह बना के तो मुकदमा किया जाए तो वो फ्रांस से क्यों आएंगे अदालत में हाज़िरी देने, और उन तक इतला भी ना पहुँचे तो वो क्यों आएंगे, और जब एक्स पार्टी फ़ैसला होता है तो वो भी फ़ैसला होता है, और जब दूसरे फरीक को भी सुना नहीं होता तो आप चाहें तो मीनार पाकिस्तान का भी आप स्टे ले सकते हैं कि जी ये मेरा है, तो एक दफ़ा तो कोई ना कोई आपको दे देगा, लेकिन ये बाद में फिर आपको लेने के देने पड़ जाते हैं, क्योंकि जो गलत काम है वो गलत काम होता है। और किसी चीज़ के बारे में जब आप दावा करते हैं कि वो चीज़ आपकी है और बाद में पता चलता है कि आपकी नहीं है, तो उल्टा आपके ऊपर भी कानून में गुंजाइश, जैसे कोई डिफेमेशन का होता है उस टाइप की कोई चीज़ हो सकती है कि आपने गलत Malicious जब मैं थाने पहुंचा तो ये सारी बात मुझे मालूम हो चुकी थी, और मैंने थाने में जाके तो ये सारी बातचीत बयान की, और मेरी बात सुनने के बाद पहले तो 2.5-3 घंटे DSP साहब ने कोई बात नहीं सुनी, और वो बाइस थे, बहुत मुतअस्सब थे और बहुत बेइज्जती का रवैया था, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग इसलिए बेइज्जती करते हैं कि दूसरा डीमोरलाइज हो जाए। तो मैं चूँकि बेइज्जती प्रूफ हो चुका हूँ, आहिस्ता आहिस्ता लोग कहते हैं ढीठ हो चुका हूँ, क्योंकि हमारे माशरे में आपको रोज़मर्रा सामने रहता है, और जब हमारी बेइज्जती होती है तो हम छुपाते हैं। ये एक और कमज़ोरी वाली बात है, जब हमारी बेइज्जती होती है तो हमें छुपाने की ज़रूरत नहीं होती, हमें बताने की ज़रूरत होती है कि किसी ने हमारे साथ ये किया है। तो 3 घंटे की बातचीत के बाद भी वो ना तो रजिस्ट्री को अहमियत देने के लिए तैयार थे, ना वो ब्रिगेडियर साहब से कोई डॉक्यूमेंट मांगने के लिए तैयार थे, और वो मुसलसल यही कहे जा रहे थे कि ये हमें पता है कि प्लॉट ब्रिगेडियर साहब का है, और ब्रिगेडियर साहब चूँकि एक शहीद के बेटे हैं और एक शहीद के वालिद हैं, तो वो इस तरह की बात करके, और साथ ये बात करना कि आप इतनी फ़ीस क्यों लेते हैं, आप ये क्यों करते हैं, आप मुफ्त काम क्यों नहीं करते, अब्दुल सत्तार रिद्दी की तरह
और आप ये क्यों नहीं करते और आप वो क्यों नहीं करते। तो मैंने कहा कि देखें हर बंदे का अपना अपना फील्ड होता है। अब्दुल सत्तार ईदी मछली पकड़ के लोगों को खिलाते थे और मैं मछली पकड़ना सिखाता हूँ, तो ये उनका फील्ड था, ये मेरा फील्ड है। तो मैं भी अच्छे फलाही काम बहुत ज़्यादा करता हूँ और ऐसे हज़ारों लोग होंगे जो गवाही देंगे कि मैंने उनको मछली पकड़ना सिखाया, उनको ज़िंदगी में कामयाबी के गुर सिखाए। यानी वो इस तरह की बात कोई कनेक्शन नहीं, ठीक। तो बात सिर्फ ये होती है कि जब धौंस हो, जब आप पुलिस स्टेशन में बैठे हों और आपको कहा जा रहा हो कि आप ऐसा करें या वैसा करें वरना आपके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई होगी, या आपके जो बंदे यहाँ बैठे हैं उनका हमने रिमांड ले लिया है 3 दिन का और 3 दिन फिर हम उनकी ऐसी तैसी करेंगे, तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि फिर आप दबाव महसूस करते हैं इस चीज़ का। तो 3 घंटे की बातचीत के बाद उन्होंने कहा कि ये बात ठीक है कि प्लॉट का फ़ैसला तो कोई मजाज अदालत करेगी, क्या आप इससे मुत्तफ़िक हैं? मैंने कहा जी मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि प्लॉट का फ़ैसला कोई मजाज अदालत करेगी। कहते हैं कि ये जो बाकी ये जो मुकदमा है तो इसमें अगर आप दोनों पार्टियाँ राज़ीनामा कर लें तो ये बंदे जो हैं इनकी ज़मानत की राह हमवार हो जाएगी और फिर केस भी ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा कि ये बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि मुझ पे सबसे ज़्यादा दबाव अपने साथियों की फैमिलीज़ की तरफ से था और मैं चाहता भी नहीं था कि एक लम्हा के लिए भी मेरे साथी वहाँ तकलीफ़ में रहे। लिहाजा एक होम्योपैथिक किस्म का राज़ीनामा हम करने के लिए तैयार हो गए। तो 3 दिन की सऊबत और मुसीबत और वो हवालात की जो है उसके बाद आप लोग एक एमिकेबल जो उस हल पे पहुँच गए। इस हल पे पहुंच गए कि ये जो बात है कि आप दोनों के दरमियान तनाज़ा हुआ, अगरचे उसके पस मंज़र में एक प्लॉट है, लेकिन अगर आप तनाज़ा ख़त्म करने के लिए तैयार हैं और प्लॉट के बारे में अदालत के अंदर जाने के लिए तैयार हैं और अदालत के वर्डिक्ट को मानने के लिए तैयार हैं, तो हम फिर ये राज़ीनामे की तरफ बढ़ते हैं। अगले दिन सरकारी तातील थी, फिर भी हमने कोशिश करके वो राज़ीनामा जज साहब को मरी की अदालत में पेश किया। जज साहब ने मेहरबानी फरमाई कि छुट्टी के दिन वो ख़ास तौर पर अदालत को उन्होंने अटेंड किया और जो मेरे साथी थे उनको 25-25 हज़ार के मचलकों पर जो है वहाँ से जाने की इजाज़त दी और फिर चंद दिन बाद की डेट डाली कि जब उनका ये केस जो है मुकम्मल ख़त्म हो जाएगा। और जो दफ़ात थी उसमें एक दफ़ा थी 506-2, जिसका मतलब यह है कि जान से मारने की धमकी दी और असले का इस्तेमाल किया। तो उसमें फिर ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि नहीं, ये असले के बारे में मुझे गलतफहमी हुई थी और असले का तो कोई वजूद नहीं था, ताकि वो जो दफ़ा 2 है वो कट सके और काबिल ज़मानत बन सके मामला। और यूँ मेरे साथी तो रिहा हो गए। लेकिन 2 दिन बाद मुझे पता चला कि पुलिस ने मिल के ब्रिगेडियर साहब पे वहाँ एक कमरा बनवा दिया, जिसको मरी के कमेटी वालों ने एक दफ़ा गिराया भी। फिर पुलिस ने दोबारा मदद उनकी की और मरी कमेटी वालों को कहा कि आप इनको बनाने से ना रोके, और यूँ अपनी तरफ से ब्रिगेडियर साहब पर ये मेहरबानी फरमाई कि उनका कब्ज़ा करवा दिया। ये वो पुरानी मिथ है कि कब्ज़ा हो जाएगा तो चीज़ हमारी हो जाएगी। अभी भी आपने कई लोगों को ये कहते सुना होगा कि जो कब्ज़ा होता है वो 90% मलकियत होती है। अच्छा, ऐसा कोई कानून नहीं कहता। जो कब्ज़ा होता है वो आपके ऊपर एक लायबिलिटी होती है कि अगर आपने कब्ज़ा किया हुआ है और आपकी मलकियत नहीं है, और अगर ये बाद में साबित हो गया कि आपने कब्ज़ा किया हुआ था और आपकी मलकियत नहीं था, जैसे अगर आपकी किसी की गाड़ी चुरा लेते हैं और बाद में आप दे भी देते हैं, तो चुराई तो थी आपने। तो इसी तरह एक इमोबिलाइज्ड जो प्रॉपर्टी होती है, जैसे ज़मीन होती है, तो इसमें अगर आप कब्ज़ा करते हैं तो एक तरह से जितनी देर के लिए आप कब्ज़ा करते हैं उतनी देर के लिए जुर्म कॉन्स्टिट्यूट हो जाता है। अगरचे लोग जब उन्हें अपनी प्रॉपर्टी मिल जाती है तो वो इसरार नहीं करते कि किसी को सज़ा मिले और राज़ीनामे का हिस्सा बना लेते हैं चीज़ को। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ रोज़ाना पुलिस थाने में और ऐसी जगहों पे लोगों के साथ धौंस धांधली होती है, और
लोग बेबसी के आलम में पुलिस के सामने यूं सर झुकाते हैं, और पुलिस जिसका के काम आपकी मदद करना है वो ना सिर्फ आपकी दिलशिकनी का बायस बनते हैं बल्कि आपके लिए जो है नुकसान का बायस भी बनते हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि मैं अब भला इस मामले में क्या करूँगा? जो पुलिस ने वहाँ किरदार अदा किया, जिसमें एक FIR कटी, जिसमें मेरे साथियों की और मेरी बेइज्जती हुई वहाँ पे, तो क्या करूँगा? सर मेरा ख्याल है कि जो काफ़ी आप लोगों को ज़हनी कोफ्त हुई, फ़िज़िकल प्रॉब्लम हुई, यकीनन कारोबार का भी नुकसान हुआ, और अब इसमें यही एक तरफ सोचा जा सकता है कि जितना नुकसान हो गया सो हो गया, अब जान छुड़ा लो इस रीत से। जी नहीं, इस तरह नहीं जान छूटती। आई विल लेट एवरी पुलिस ऑफिसर ऑन अर्थ नो दैट अ पुलिस ऑफिसर डिड सच ए रॉन्ग थिंग। मैं हर वो बड़ा अफसर है जो DSP लेवल का या उससे बड़ा अफसर है पाकिस्तान में, ज़ाती तौर पर इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि हर पुलिस ऑफिसर के सामने ये हकीकत रखूं। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा मजाज अफसर, किसी न किसी के दिल में ज़रूर ये ख्याल आएगा। और मैंने अभी तक जिनसे रब्ता किया है, मैं हैरान हो गया कि रावलपिंडी के RPO फयाज़ देव इतने शानदार इंसान हैं। मैंने उनको देखा नहीं, मैंने टेलीफोन पे उनसे बात की और उन्होंने मामले को कितना ज़्यादा चलाया। मैंने मोहम्मद बिन अशरफ जो SSP इन्वेस्टिगेशन है उनसे रब्ता किया तो इनका जवाब इतना पॉजिटिव था। मैंने मरी के जज साहबान से बात की तो उनका इतना पॉजिटिव था, क्योंकि लोग सच को और झूठ को पहचानते हैं, लोगों का तजर्बा होता है। क्योंकि जो लोग सच्चे नहीं होते वो कारपेट के नीचे रहना चाहते हैं, कहीं अंधेरे में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं। जो लोग लाइमलाइट में आके बताते हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है तो वो लोग सच्चे लोग होते हैं। और मैं यानी अपनी ज़िंदगी का इस वक्त जो गोल है वो ये समझता हूँ कि इस ज़्यादती का तदारक करूँ, क्योंकि अगर मैं चाहूँगा कि ज़्यादती का तदारक हो और वो हो जाए तो बहुत से और लोग भी फ्यूचर में ऐसे लोगों की ज़्यादती से बच जाएंगे। ऐसा कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कोई गलत काम नहीं किया तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको लड़ने की ज़रूरत भी नहीं है, आपको जिद्दोजहद करने की ज़रूरत है। क्योंकि डरने से काम नहीं बनता और लड़ने से भी काम नहीं बनता, बल्कि आप लड़ के कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे आपसे जुर्म सरजद होता है। अगर आप किसी की बेइज्जती करते हैं तो भी जुर्म सरजद होता है, लेकिन अगर आप शिकायत करते हैं सही फोरम पे और इखलाक के दायरे में अपनी सरगर्मियों को रखते हैं, कानून के दायरे में अपनी सरगर्मियों को रखते हैं, शरअ के दायरे में अपनी सरगर्मियों को रखते हैं, तो फिर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं। ये फिर देर है, अंधेर नहीं है। ये है सारा मामला। तो डॉक्टर साहब, ये जो आपने सारी बात, हमारा जो ख़त आया और जो उन्होंने पूछा और जो मुआशरे में ये चीज़ बहुत कॉमन है, और आपने बताया कि आप भी इससे बचे हुए नहीं हैं, बल्कि पे दर पे ईयर्स आफ्टर ईयर्स तब भी और आज भी आपको ऐसी चीज़ों का सामना करना। खाली इसमें यही नहीं कि आप पुलिस ऑफिसर से शिकायत है तो पुलिस के डिपार्टमेंट में ही आप आवाज़ उठाएंगे, आप जुडिशरी में भी आवाज़ उठाएंगे, आप मुआशरे में भी ऑडियंस और नाजरीन के बारे में कॉन्शियस रहेंगे कि जो लोग मुआशरे का हिस्सा हैं उन तक भी आप सच पहुँचाएँगे। हम मरी के इर्द गिर्द के एरिया में, हम सवाबी के इर्द गिर्द के एरिया में जहाँ जहाँ कोई लिंक बनता है इस चीज़ का, हम मीडिया के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए हम ये बातचीत पहुँचाएँगे। हम पटवार खाने में जहाँ चीज़ ज़मीनों का इंदराज होता है, जहाँ हमारी रजिस्ट्री महफूज पड़ी है, हम वहाँ भी काम करेंगे, हम कोर्ट कचहरी में भी जाएंगे। तो जब आप हर मुहाज पे जिद्दोजहद करते हैं और चारों तरफ से अपने टारगेट की तरफ बढ़ते हैं जो मरकज़ में होता है, तो आपको कामयाबी के अलावा और कौन सा रास्ता मिलेगा? सच के लिए आवाज़ बुलंद करनी। हाँ, सच के लिए आवाज़ बुलंद करना, हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करना, लेकिन खामखा मुसीबतें, मसाइल दूसरों के लिए पैदा ना करना, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है।
लेकिन अगर आपको अपनी ज़ात पर भरोसा है, अगर आपको लोगों पर भरोसा है और अगर आपको अल्लाह की ज़ात पर भरोसा है तो कामयाबी आपके कदम चूमती है। और एक और आपकी जद्दोजहद है, इससे पॉजिटिव एक और भी फ़र्क पड़ेगा कि जो लोग आवाज़ नहीं उठा सकते या इस काबिल अपने आप को नहीं समझते कि वो जद्दोजहद नहीं कर सकते, तो आपके ज़रिए इंशाल्लाह मैं, जैसे कि आप पैशन के साथ जद्दोजहद का जिक्र कर रहे हैं, निज़ाम की छोटी छोटी खामियों को हाईलाइट ऐसे किया जा सकेगा और इंशाल्लाह आपकी जद्दोजहद की वजह से निज़ाम की जो बेहतरी है उसमें बड़ा रोल होगा आपका इंशाल्लाह। क्योंकि जब ये छोटी छोटी चीज़ें हाईलाइट होती हैं तो लोगों का वहाँ पे नज़र पड़ती है। कई ऐसी चीज़ें होती हैं जो छुपी होती हैं, जो छोटी छोटी खामियाँ होती हैं, कभी जैसे आप फरमा रहे थे कि शहादत के नीचे छुपी हुई हैं, कभी किसी लिहाज से छुपी हैं। तो अगर कहीं भी कोई मामला आप जद्दोजहद कर रहे हैं और कोई भी छुपी हुई बुराई है, जो किसी के साथ ज़्यादती करने का उनको लाइसेंस है, वो आपकी वजह से मेरे ख्याल में मैं आपको बताऊं कि मुझे बहुत अर्ली ऑन एहसास हो गया था कि हम इंसानों के अंदर जो सबसे कीमती चीज़ है वो हमारा दिल है, और अगर हम अपने दिल को आज़ाद रखें और किसी की ब्लैकमेलिंग में या इमोशनल ब्लैकमेलिंग में ना आए तो ज़िंदगी का भरपूर लुत्फ़ उठा सकते हैं। ये जो हमारे माशरे में करप्शन का बाज़ार सरगर्म रहता है, रिश्वतों का बाज़ार सरगर्म रहता है, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ना कभी कोई किसी करप्शन में हिस्सा लिया, ना मैंने कभी रिश्वत दी, ना मैं कभी किसी से इमोशनली ब्लैकमेल हुआ, और ये मेरा शुरू से वतीरा है। अब तो मैं उम्र के इस हिस्से में हूँ जहाँ आप कहते हैं जो बट्टिया सब खटिया, मतलब अब आप एक भरपूर ज़िंदगी गुजार के और भी थोड़े निडर हो जाते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि ये जिद्दोजहद हम करेंगे और फिर अगले किसी प्रोग्राम में उस जिद्दोजहद का हम तज़किरा करेंगे रिट्रोस्पेक्टिवली कि फिर हमने जब जिद्दोजहद की तो क्या हुआ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर सदाकत। नाजरीन, जो पैगाम इसमें छुपा हुआ था वो यही है कि ज़िंदगी का कोई भी फोरम हो, आप तही दस्त नहीं हैं, तही दामन नहीं हैं, आप कमतर नहीं हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि आप डट कर अपने हकूक़ के लिए जंग करने के लिए तैयार रहें, और जंग से मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप लोगों के दस्तों गिरेबान हो जाएं, बल्कि अपने आप को कमतर न समझें और कमज़ोर न समझें। और नंबर्स में स्ट्रेंथ है, एक तो आपका जो हक और सच है उसमें स्ट्रेंथ है, और साथ अपने लाइक माइंडेड लोगों के साथ, क्योंकि मुआशरे में बिगाड़ सिर्फ उन लोगों से पैदा नहीं होता जो बिगाड़ पैदा करते हैं, जो जबरो इस्तबदाद से काम लेते हैं, बल्कि ज़्यादा जो है बिगाड़ उन लोगों से पैदा होता है जो खामोश बाई स्टैंडर्ड्स खड़े रहते हैं और कुछ नहीं करते हैं। तो यू मस्ट हैव लर्नड समथिंग फ्रॉम इट। और प्रोग्राम के अख्ताम में ये जो काफ़ी देर से मचलते हुए कुछ गायकी में और कुछ लाइव सिंगिंग में जो है कुछ करके दिखाना चाहते थे, और जो हमारा टॉपिक था वो भी कदरे जो है ऐसा था कि इट वाज वेरी क्लोज टू पीपल्स हार्ट, मगर थोड़ा सा हैवी भी था, दिल से था। और आपके चेहरे पे वो रौनक वापस तब आएगी, और जो और भी ख़वातीन कुछ मुझे पसे कैमरा नज़र आ रही हैं, और जितने भी नाजरीन हैं, वो तब रौनक वापस आएगी जब आप अपनी आवाज़ का सुल्तान भाई, सुर के सुल्तान और नटखट ना दिया शेख जो आपकी लफ्ज़ नहीं बेहतर मिला, तो वो और साथ में जो है असद असगर साहब अकबर किस्म की म्यूज़िक प्ले करेंगे तो मज़ा आएगा। नाज़रीन, इसके साथ आप ये गाना सुनिए, हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। और जाते जाते मैं बताता चलूँ कि लाहौर का मौसम जो मुझे बारिश की आवाज़ आ रही है और गर्दो चमक की आवाज़ आ रही है, वो बता रहा है कि एक दफ़ा फिर से बहुत ही हसीन होने वाला है, और अल्लाह करे कि आपकी ज़िंदगी भी इसी तरह खूबसूरत मौसम रहे उसमें और हसीन रहे। लेट्स लिसन टू दिस लाइट म्यूज़िक, एंड फॉर टुडे वी विश यू अ वेरी नाइस इवनिंग। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, इस गाने के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूँ। ये एक फोक है और इसको अगर हम सूफ़ी कहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे लोगों ने गाया, सीनियर सिंगर्स ने, जैसे कि आबदा परवीन जी हैं, उन्होंने गाया है। थोड़ा ईको कम हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे लोगों ने गाया। तो एक छोटी सी कोशिश या कंट्रीब्यूशन कह लें हमारी तरफ। हो
गल लावे हाँ मैनू रोंदी नूं गल लावे हाँ दिलड़ी लुटी ते यार सजन दिलड़ी लुटी ते यार सजन कदी मोड़ मुहारा ते आवतन दिलड़ी लुटी ते यार सजन दिलड़ी लुटी। मोहे पिया मोहे पिया पिया मोह पिया लगन की रात मोह पिया लगन की आस लगी अखियों को तेरी रास रे लगी अखियों को तेरी रास रे मोहे पिया मिलन की आस रे लगी अखियों को तेरी रास रे है रुजने है रुकने लगी है सांस रे है रुकने लगी है सांस रे है रुकने लगी है सांस रे काहे अधूरी ये लगन दिलड़ी लुटी यार सजन कदियो कदी मोड़ मुहारा ते आवतन दिलड़ी लुटी रोही दिया जब बाहर दिसे रो रोही दिया जब बाहर रोही रोही दिया जब बाहर दिसे जिथ में निमानी दा यार बसे जिथे आशिक लख ते हजार वसे जिथे आशिक लख ते हजार वसे इथे में निमानियां बे
वतन दिलड़ी लुटी तो यार सजन दिलड़ी लुटी